क्योंकि मेरे पास आ रहा है कि ये आप शेयर कर चुकी हैं। जी, मिल चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ डाउनलोड इट, ठीक है? और मीनवाइल हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों का काम है कि जब मैं चूँकि स्क्रीन शेयर करूँगी तो मेरे पास चैट की एक्सेस नहीं रहेगी, मैं चैट ऑन एंड ऑफ देखूँगी, ठीक है? और इस वजह से बहुत ज़्यादा ऐसी डिस्कशन नहीं करी कि जिसमें कोई काम का क्वेश्चन भी ऊपर चला जाए। सेकंडली जो है, अगर मैं किसी को लॉबी से एडमिट करूँगी तो आप लोगों ने बस चैट बॉक्स में उसका नेम लिख देना है और बता देना है कि आप प्रॉपर चैनल से नहीं आई, ठीक है? नहीं या नहीं आए, जो भी होगा। ये अब कोई एक बच्चा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, तो अगर जब मैं बार-बार इस तरह डिट्रैक होना पड़ता है तो आपका जो है ना हमारा टाइम बहुत ज़ाया होता है। ओके, मैं अपना जो है वो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को पता चलेगा मैं किसको लॉबी से एडमिट कर रही हूँ, तो काइंडली वो जो है ना उसको चैट बॉक्स में थोड़ा-सा बता दीजिएगा, गाइड कर दीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? इज़ इट विज़िबल टू यू पीपल? आज हमने इंशाल्लाह अपने 2 लेसन जो है वो कंप्लीट करने हैं मीनव्हाइल। जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, दैट्स गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग 8601 कोर्स कोड जो है उसका आज फर्स्ट यूनिट जो है वो पढ़ने लगे हैं, स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये यूनिट जो है हमारे पास ओवरऑल जो कोड है हमारा जनरल मेथड ऑफ टीचिंग है, ठीक है? और स्पेशली हमारे पास जो आज का यूनिट है वो इंट्रोडक्शन टू द pedagogical activities, introduction to the teaching process procedure, ये है। इसको इस थीम को ये कवर करता है। हमारी कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो हम इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ जो आप कहेंगे लेसन, हमें ये हमारा जो है टारगेट होना चाहिए कि हमने ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं। इसमें हमारे पास है कि हम डेफिनेशन देखेंगे टीचिंग, व्हाट इज टीचिंग, इसकी कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फिर इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में जो टीचर का रोल होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इफेक्टिव टीचर जो हैं उनकी क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या-क्या ट्रेट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग देखेंगे, मेथोडोलॉजी, स्ट्रैटेजी। उनमें से बहुत से जो हैं वो जो वो फॉर्मल इनफॉर्मल टीचर्स रहे होंगे, मे बी एज अ टीचर उनका प्रोफेशन हो, या फिर अगर ना भी हो तो आप लोगों को पता है अपने घर में सिबलिंग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं हमारा जिंदगी में टीचिंग के साथ जरूर एक्सपोजर रखा है। आज हम इस प्रोसेस को देखेंगे। इसमें हमने देखना है कि स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग इनिशियल स्ट्रक्चर टू क्लैरिफाई प्लान्ड आउटकम एंड इंडिकेट डिस्क्राइब लर्निंग स्ट्रेटजी। बेसिकली हमारा है कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव बेस जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट करना होता है, और हमारे पास कुछ ऐसे टारगेट्स होते हैं एजुकेशनल कंटेंट को लेकर जो हम लोगों ने अचीव करने होते हैं। अब जो है टीचर्स ना सिर्फ ये कन्वे करेंगी अपने स्टूडेंट्स को, बल्कि वो तमाम अपॉर्चुनिटीज जो कि एक इस टारगेट को अचीव करने के लिए नेसेसरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, वो तमाम अरेंजमेंट्स भी, वो तमाम अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो प्रोवाइड करना, अरेंज करना एक टीचर का काम है।
ठीक है, ये गुड और ब्रोफी की जो है ना ये डेफिनेशन है, ये फॉर्मल डेफिनेशन है। और जब आप लोग अगर रेफरेंस के साथ डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो काइंडली कोशिश करें कि वो सारी बात लिखें जो कि इस डेफिनेशन में बताई गई है। और अगर आप लोग उसकी एक समरी बता रहे हैं, तो फिर आप लोग कह सकते हैं कि वी ड्राइव फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड एंड ब्रोफी, और फिर उसे अपनी वर्डिंग में कर लें। लेकिन अगर आपने इस तरह रेफरेंस देना है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप लोगों ने एज इट इज सीक्वेंस में ये राइट अप करना है। The teachers provide assistance to enable the students to engage in learning activities productively। ठीक है, बड़ी शॉर्ट सेंटेंस में एक बात बता दी गई कि किस तरह टीचर जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज में उनको एंगेज रखती हैं। और ये पूरा एक प्रोसीजर है, इसको हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने आपको टीचर की बात बता दी। आप लोगों ने देखा कि टीचर जो है वो अभी जब डेफिनेशन पढ़ी, तो जो भी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस की बात हो रही है, कन्वेइंग ऑफ कंटेंट की बात हो रही है, तो वो टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि टीचर एक की पर्सन है इस पीडागोजिकल एक्टिविटी प्रोसीजर में। फिर जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके अराउंड ये चीज़ जो है ना पूरा प्रोसीजर जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी पर्सनैलिटी, उसकी ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बड़ी जो है वो इफेक्टिव होंगी और इंटेंशन होंगी। अब हम ये देख लेते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स टीचर की कौन-कौन सी होनी चाहिए। एज़ अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है? एक्सपर्टाइज़, स्पेशलाइज़ इन अ स्पेसिफिक कंटेंट होना चाहिए जो वो पढ़ा रही हैं। पेडागोजिकल एक्सपर्ट है, देखिए सिर्फ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना एक एस्पेक्ट है कि आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसमें आपको फुली ग्रिप हो। और जो पेडागोजिकल एक्सपर्ट की बात की जा रही है, तो ये एक पूरा प्रोसीजर है एंटरिंग इन द क्लास से लेकर एग्जिट, जब हम आफ्टर 40 मिनट वहां से जाते हैं, तो इस तरह नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स में टीचर को जो है ना वर्क करना पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन होती है बेसिकली। वो पैसिव होगी, एक्टिव होगी, अब आगे हम जाके पढ़ेंगे। वर्बल है, नॉन वर्बल है, बट द कम्युनिकेशन शुड बी एक्सीलेंट। स्टूडेंट सेंटरमेंट है। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने बेसिकली जो है खैर ये अब बहुत अच्छे से सिनेरियो चेंज हुआ है मॉडर्न। और जो एडवांस थीम्स हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड जो है वो सिनेरियोज ही आ रहे हैं, उनको इनकरेज किया जाता है। कि इसमें हम लोगों ने जो ज़्यादा हमारा एक क्लासरूम में भी एक फ़ोकस एक नज़र आता है और एक ट्रेंड नज़र आता है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग टीचिंग प्रोसेस का आता है। वो कैसे होगा, वो उसके लिए कौन-कौन से हमने स्पेसिफिक मेथड जो है वो डिज़ाइन किए, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन जो है देखिए स्टूडेंट सेंटर्ड मेंटर, अब मेंटर की जहाँ पे बात हुई तो ये है ऑब्जर्वर, ठीक है? कि अब जब स्टूडेंट सेंटर की बात बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादा जो आप कहेंगे इन्वॉल्वमेंट जो एंगेजमेंट होती है वो स्टूडेंट्स की होती है। ये नहीं होता कि टीचर आई हैं जी और वो 40 मिनट का लेक्चर हुआ है और उसके बाद चली गई और स्टूडेंट्स सिर्फ सुन रहे हैं, नहीं। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में आप देखेंगे कि कैसे जो है ना स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके आगे चला जा रहा है। फिर वहाँ पर टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल चेंज हो जाएगा। उनकी ज़रूरत खत्म नहीं होगी, आगे हम जाके इसको डिटेल में देखेंगे, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी शी इज़ प्लेइंग थोड़ा-सा ये चेंज होगा। और एज़ अ सिस्टमैटिक एंड अ कंटीन्यूअल असेसर, और जो एक असेसमेंट का एलिमेंट है वो हमारे इस प्रोसेस में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और टीचर को एक गुड असेसर होना चाहिए। असेसमेंट के भी टाइप्स हैं, ठीक है? फिर उसको किन थीम्स पर किस चीज़ को माइंड में रख के असेसमेंट की जा रही है, कैसे की जा रही है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, आगे बहुत सारी आप देखेंगे कि असेसमेंट जो है पूरा एक जो है वो एस्पेक्ट है। और वो जो है उसमें टीचर को एक्सपर्ट होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, जी, सईदा ज़ुबी को स्क्रीन शो नहीं हो रही। बिल्कुल बेटा, अगर आपकी टाइप फॉर्म में है तो आप इंग्लिश में से ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन अगर आप उर्दू में भी जो है वो इन पेज पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप लोग इंग्लिश में कर लें। जी ज़ुबी, आपको मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, क्या बाकियों को भी ये इश्यू है? जी बेटा, आप काइंडली जॉइन कर लें, तो मे बी ये इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाए।
ओके स्टूडेंट्स, एल्टन ली जो है वो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। ये है क्वालिटी टीचिंग, ठीक है। अभी हमने टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। अब आप इसको इस जो है स्टेज पे हैं कि आपको जब एक चीज हेडिंग्स में आपको दी जाती है, उसको उसका जो आप मेन थीम बता दी जाती है, तो फर्दर आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और पेपर क्वेश्चंस की बात की जाए कि देखें, डिफरेंट सिनेरियो में क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। अगर तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर पूछ लिया है, ठीक है, और सोली सोली 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि टीचिंग आपने डेफिनेशन दे दी, ठीक है, थोड़ा सा उसकी इंपॉर्टेंस बता दी। फिर जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने लगेंगे तो इनको ऐसा आप लोग मेन पॉइंट्स लेके, हेडिंग्स लेके और आगे इसकी डिस्क्रिप्शन कर दें। और अगर आपको बेहतर और अब रेलिवेंट एक दो एग्जांपल्स भी दे दें, ठीक है, तो वो फिर आपका उस लिहाज से क्वेश्चन जस्टिफाइड होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि व्हाट इज क्वालिटी टीचिंग, व्हाट इज इफेक्टिव टीचिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन द इफेक्टिव टीचर। अब देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक आप ज्यादा कंटेंट पेस्ट कर सकते हैं, आप ज्यादा कंटेंट लिख सकते हैं। अब आप क्या करें कि आपने कोशिश करनी है कि आपका जो कंटेंट ज्यादा हो, बट उसकी जो लेंथ है, जो आप उसकी आप क्वांटिटी है, उसको थोड़ा रिड्यूस कर लें कि आप हर एक चीज को बता सकें। आप डेफिनेशन से प्रोसेस जो स्टूडेंट के लिए बनाए गए होते हैं, डिजाइन किए होते हैं, वो उसको क्या कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं, यानी वो इफेक्टिव होते हैं। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो वो भी इफेक्टिव होंगी। मल्टीपल टास्क होंगे लर्निंग साइकिल में। अब ये नहीं होगा कि आप टीचर जो एक जी वो मेथड सोच के आई हुई है और उन्होंने वही चीज थ्रो की है, नहीं। एक दो तीन मल्टीपल ABC आपके पास एक्टिविटीज होनी चाहिए, प्लान्स होने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द नीड जो है आप उनको जो है वो शो कर सकते हैं और अपनी जो लर्निंग टीचिंग है वो इफेक्टिव बना सकते हैं। करिकुलम गोल्स बड़े क्लियर होने चाहिए कि आपके जो जो भी अभी डिस्प्ले ऑफ कंटेंट है, उससे आपके स्टूडेंट्स ने क्या क्या चीज अचीव करनी है। पीडागोजिकल फोर्स फीडबैक जो है बिल्कुल, और फिर टास्क मैनेजमेंट के जो, अगर आप देखेंगे, जो अगर आप इतना प्लान्ड और इतनी ऑर्गेनाइज किस्म के एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो जो उसकी आपने इसमें फीडबैक या असेसमेंट का जो प्रोसेस आता है, उसको वो क्या चीज होती है, वो स्टूडेंट्स के लिए रियल प्रोसेस जो है मैं बेनिफिशियल होती है। एक तो वो असेसमेंट हो रही है, दूसरी जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी मोटिवेशन को टारगेट कर रही है। जब एक टीचर को जो है उसका ऐसा वे है कि स्टूडेंट्स को पता है कि ये आफ्टर 15 मिनट से एक एक्टिविटी थ्रो हो जानी है, एक क्विज जो है क्लास में रन हो जाना है, एक जो है ऑरल वर्बल प्रेजेंटेशन का सिलसिला शुरू हो जाना है। तो अब स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है, जो उसकी इन्वॉल्वमेंट, टास्क एंगेजमेंट है, वो बड़ी ऑब्वियस रहनी है। और अगर जो है जी पता है टीचर ने 40 मिनट्स बोल के और होमवर्क दे के चले जाना है, तो फिर जो है मे बी एक एंगेजमेंट का लेवल और होगा। pedagogy प्रमोट्स लर्निंग ओरिएंटेशन, स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेशन थी। अभी देखें, ये जो अगर आप एक जो आप कहें ना ऑर्गेनाइज किस्म की एक्टिविटीज और जो एक अप टू मार्क पेडागोजिकल एक्टिविटीज है, वो क्या करती हैं, किन किन एस्पेक्ट में स्टूडेंट्स को जो है वो जो बेनिफिशियल है उनके लिए। लर्निंग ओरिएंटेशन ये तो चले एक मेन पर्पस हो गया। सेल्फ रेगुलेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, फिर उसकी जो कॉग्निटिव मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज है, थॉट प्रोसेस है, मेमोराइजेशन है, फिर क्रिएटिविटी है, फिर एवेलुएशन प्रोसीजर्स है, ये तमाम चीज़ों को वो इनहेंस कर रही है। एंड थॉटफुल स्टूडेंट्स डिस्कोर्स, और स्टूडेंट्स का जो आप कहें कि इनोवेटिव बिहेवियर होता है, उसको क्या करती हैं, टारगेट करती हैं, और इन तमाम चीज़ों को क्या करती हैं, इनहेंस करती हैं, इम्प्रूव करती हैं। टीचर एंड स्टूडेंट्स एंगेज कंस्ट्रक्टिवली इन द गोल ओरिएंटेड असेसमेंट। सिंपल
एल की जो एक समरी में अगर हम बात करें तो ये जो क्वालिटी टीचिंग होती है वो एक कंस्ट्रक्टिवली मीन प्रोडक्टिवली, उसका फायदा होगा, गोल ओरिएंटेड, यकीनन कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे और उसमें स्टूडेंट्स एंगेज भी रहेंगे। ये जो 3 एलिमेंट हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इस प्रोसेस के लिए, और वो तीनों जो है इफेक्टिव होंगे जब हम क्वालिटी टीचिंग करें। फिर है कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अभी हम क्वालिटी टीचिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, कि एक अप टू मार्क एक स्टैंडर्डाइज्ड किस्म की जो टीचिंग है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव, कि वाकई ही वो टीचिंग जो है प्रोसीजर जाकर क्या कर रहा हो, प्रोबिंग कर रहा हो, जाके अपना जो टारगेट है जो अपना उसको अचीव कर रहा हो। इट इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड द टीचर इज अ की पर्सन इन एन एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल हमने स्टार्ट से देखा, हमने स्टार्ट ही टीचर से किया, उसकी टीचिंग से किया, उसके पर्सनल ट्रेट से किया, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट से किया। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये जो टीचिंग आप कहें टीचर है इस पूरे सिनेरियो में वो कितना इम्पोर्टेंट होगा। इफेक्टिव टीचिंग के हमने एस्पेक्ट्स देखे हैं, ठीक है, वो कौन कौन से है। इफेक्टिवली मैनेजिंग अ क्लासरूम, classroom management, go from the furniture arrangement to the seating arrangement of the students, ठीक है, materials allocation, accessibility for the materials to the students, ये तमाम चीजें जो है ना एक क्लासरूम मैनेजमेंट में आ रहे हैं। वो चीजें लाजमी डिजाइन होनी चाहिए, प्लान होनी चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो आप जब जैसे ही आप अभी लेसन प्लान में भी देखेंगे और वैसे भी हम जब एक कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो ये क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है कि आपने इस कंटेंट को किस तरीके से जो है गेन करना है, इससे क्या चीज़ जो है वो आपने इवैल्यूएट करनी है। क्योंकि मे बी कंटेंट जो होता है उसमें आप देखते हैं कि डेफिनेशन भी होती है, टाइप्स भी होती हैं, फिर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं, फिर समरीज़ हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मतलब एक जो टॉपिक को अगर हम उसके देखेंगे, हम इसकी स्टेप डाउन, ब्रेक डाउन करके जिस तरह हम लेते हैं, टास्क एनालिसिस की जो बात हो रही है, अगर हम उस सिनेरियो पे कंटेंट को देखें तो तमाम चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। बट अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का कि इसकी जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो उस तक पहुँचना है। मेबी क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको आप कहें थोड़ा-सा मज़ीद आप क्लैरिटी के लिए कोई प्रोजेक्ट, कोई होम टास्क, कोई होमवर्क दे दिया जाता है। तो जब एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो फिर स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमने ये सारा कंटेंट किस तरीके से पढ़ना है, हमने किस आखिर एक खास पॉइंट वो कौन सा है जिसमें हमने पहुंचना है, वहां पर हमारी असेसमेंट भी हो सकती है और हमें फर्दर जो आपका एक्सपेंडेड लर्निंग है वो हमारी उसमें जा सकती है। फिर हमने क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज जो है उनके थ्रू स्टूडेंट्स को एंगेज रखना है। ये क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज है ये बहुत लगता है कि एक इनफॉर्मल सा एस्पेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चनिंग किस चीज़ पे फॉर्म करने चाहिए, कौन-कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और वो किस कॉग्निटिव फेज को जो है वो प्रोब कर रहे होते हैं। अभी अब आगे जाके हमने ये सारी चीज़ें देखनी है। कंसोलिडेटिंग द लेसन एट द एंड ऑफ पीरियड, ठीक है, ये जो समराइजिंग होती है, रिव्यू होता है, एंड ऑफ लेक्चर सेशन, ये बहुत ज़रूरी होता है। और अब ये तमाम इफेक्टिव टीचिंग में इन इन एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना है अलोंग विद द इफेक्टिव कन्वेइंग इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द कंटेंट। ये सारा जो आप कहें कि एस्पेक्ट्स हैं वो भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि एक मेन बॉडी यानी जिसमें हम लोग कन्वेइंग ऑफ कंटेंट या ट्रांसफर ऑफ नॉलेज करते हैं। स्टूडेंट्स एरर्स को डायग्नोज करना, ठीक है, और उनको करेक्ट करना, ये चीज़ आपकी ये नहीं कि इसके लिए एक अलग से टाइम दिया जाएगा। टीचर ने उसी टाइम में ये सब चीज़ें करनी है। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको इनके लिए या तो 1 दिन पहले टाइम मिल जाएगा या 1 दिन बाद में मिलेगा। दे आर दे ऑल आर शुड बी इनकल्केटेड इन योर टीचिंग प्रैक्टिस ड्यूरिंग दैट सेशन। ये तमाम एस्पेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। और ये दीज एस्पेक्ट्स वुड बी यूजफुल, ठीक है, टीचर्स और जो आप कहें कि एक बेहतर ओवरऑल स्टाफ बिहेवियर जो हम कहें कि अलाइन करने के लिए जब इन एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखा जाता है तो
हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। इफेक्टिव टीचिंग मेजर्स, ठीक है, मेजर्स का मतलब है कि चेक, तो ये चीजें जो है 7 मेजर्स ऐसी हैं, दे शुड बी present indulge in the teaching and they should be measurable, they should be definable। मल्टीपल मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस, बिल्कुल हमने देखा है कि हमारे पास जो असेसमेंट के डिफरेंट तरीके मौजूद होने चाहिए, टीचर्स एवेल्युएशन के डिफरेंट तरीके और सही उनके, ये अब देखिए एक हेड स्टाफ भी कर सकता है, कोई कोऑर्डिनेटर जो है इसमें चेक रख सकती हैं, प्रिंसिपल रख सकती हैं। फिर जो हमारे हम देखते हैं विजिट्स होते हैं, उसमें बेसिकली ये जो इफेक्टिव टीचर मेजर्स को ही टारगेट होता है कि ये इसको एवेल्युएट किया जाए कि ये कितने लेवल पर मौजूद हैं, किस पॉइंट पर, किस एस्पेक्ट को इसको मजीद इन्हेंस होना चाहिए, कौन सा डोमेन जो है वो फुल फ्लैश्ड है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो चीज़ है, मोर मीनिंगफुल टेन्योर, कि जितना हमारा एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस भी क्वालिटी एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ जो है वो मेजर की देखी जा सकती है। फिर इफेक्टिवनेस डिफरेंशिएटेड पे बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस, कि टीचर की आप कहें कि जो आउटपुट होती है उसके लिहाज से जो है पे डिफरेंसेस होने चाहिए। अगर तो देखिए हमारे गवर्नमेंट सेटअप में स्केल सिस्टम है, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई अप्रेजल्स, कोई रीइंफोर्समेंट, कोई बोनस, इवन इवन कि हम कहें कि जस्ट एक वर्बल फ्रेज जो है वो भी जो है एक मोटिवेट कर सकता है टीचर को, मजीद उनके दरमियान एक पॉजिटिव कंपटीशन पैदा हो सकता है और जो है वो एक हमारा ओवरऑल इन्वायरमेंट बड़ा स्कूल का बेहतर हो जाता है। अगर आप प्राइवेट सिनेरियोज में देखें, ठीक है, ये टीचर ऑफ द मंथ, फिर जो है बेस्ट टीचर, जो है वो वर्बल स्किल्स, नंबर ऑफ जो है वो टाइटल्स होते हैं। हमारा जो है अपना एक स्कूल है, हम रन कर रहे हैं और उसमें हमारे पास माशाल्लाह 25 का स्टाफ है, तो यकीन करें ये टाइटल्स जो है मंथली बेसिस पे, और साथ इसमें इनका जो है वो एक थोड़ा सा वो बोनस भी पे में ऐड हो जाता है। तो एक जो पॉजिटिव और हेल्दी कंपटीशन है, हमने देखा कि टाइम के साथ हमने ये चीज़ें इंक्लूड करना शुरू की, और तो हमें बड़ा ही एक विजिबल डिफरेंस नज़र आया परफॉर्मेंस में। आल्दो पहले भी एक डेडिकेशन होती है, लेकिन जब ये चीज़ें एक एक सोशल सेटअप में हाईलाइट भी हो रही होती हैं, फिर एक सेल्फ सफिशिएंटनेस भी आप कहीं हो रही होती है, तो बड़ा ही इम्प्रूव हो रहा होता है टीचर्स का बिहेवियर। हमारे गवर्नमेंट सेटअप्स में भी इन चीज़ों को जो है वो करने की ज़रूरत है। कहीं पर मैं भी हूँ, लेकिन बड़ा अभी ये इस सिस्टम में हमारा लैग कर रहा है इस चीज़ में, बट ये बड़ा जो है वो इफेक्टिव होता है। स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ टीचर्स, ठीक है, कि हम लोगों ने देखना है कि टीचर्स की जो एक पर्सनैलिटी, उनकी इफेक्टिवनेस, जो आप कहें कि हम एवेल्युएशन अब टीचर कर लेते हैं एट द एंड, बहुत सारी एस्पेक्ट्स को देख के। अब हमने देखना है कि ये टीचर किस स्टूडेंट्स के लिए, किस एज ग्रुप के लिए बेहतर है, और आप उनको वहीं पर प्लेस करें। मॉन्टसरी जो एक एज ग्रुप है उसकी एक स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, कि उसमें एक आप कहें एक्टिवनेस, पेशेंट और कलरफुल, ज़ील एंड ज़ेस्ट, ठीक है? इंतहाई आप कहेंगे एनर्जेटिक किस्म की यंग टीचर्स और फुल ऑफ लाइफ, ठीक है? उनका अगर वो इस एज ग्रुप को टारगेट करेंगी, इनको टीच कर रही होंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पा रही होंगी, क्योंकि इनके साथ बहुत पेशेंट रहना पड़ता है। अब इसमें हम अगर पीएचडी टीचर्स ना भी रखें, तो इतना मसला नहीं होता, ठीक है? कुछ ट्रेड्स हैं, अगर उन पे फुलफिलमेंट हो रही है, तो आप उनको जे क्योंकि ये बेस है, यकीनन हम मैट्रिक, एफएससी इन ऑनवर्ड्स जाते हैं जब, तो हमारे पास यकीनन बेसिक्स जो है वो बहुत क्लियर होती हैं, और साथ थोड़ी-सी ट्रेनिंग कंडक्ट की जाए, तो ये ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स, टीचर्स जो होते हैं, वो बड़े परफेक्ट होते हैं इस प्राइमरी लेवल तक के लिए भी। अब प्राइमरी, अब 3-4 से अगर हम ऑनर्स करें, अब वहाँ पर जो है ये बिहेवियर्स चूँकि बिल्ड हो चुके होते हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी के और ये तमाम ट्रेड्स, अब है एक एजुकेशनल बेस बन चुकी होती है। अब हमें जो है उन टीचर्स को लेना है जिनकी जो है वो आप कहेंगे सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ में इनोवेटिव मेथड्स का यूज़ ज़्यादा है, तो हम कहें अब उस एज ग्रुप की डिमांड वो हो गई है। तो इसी तरह जब हम लोग की स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट करते हैं, तो हमें बड़े अच्छे फ़ायदे होते हैं, इफ़ेक्टिव टीचर्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, और स्टूडेंट आउटकम जो होती है वो बेटर होती है। एक जो मोस्ट इफ़ेक्टिव मेजर हम कहें टीचिंग की देखी ये जाती है कि द आउटपुट ऑफ द
क्लास, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, रिजल्ट ऑफ द क्लास, ग्रेडिंग ऑफ द क्लास, उससे हम लोग जो है तमाम चीजें देख रहे होते हैं। जी सर, कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे इफेक्टिव टीचिंग के क्या होने चाहिए। रिचर्ड टी वॉल्स ये दे रहा है कि कैसे हम लोग 4 मेन डोमेन्स पे जो है इन टीचर्स की जो है वो इफेक्टिव टीचिंग को हम डिफाइन करेंगे। आउटकम्स हैं सबसे पहले कि लेट स्टूडेंट्स नो व्हाट दे आर गोइंग एंड व्हाई, ठीक है। आउटकम्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये वो वाला सिनेरियो है। अब आप इसमें देखेंगे एक ही चीज जो है ना बताई जा रही होगी डिफरेंट किस्म की टर्म्स यूज करके, तो आप लोगों को इन टर्म्स के साथ भी जो है वो अडेप्टेड होना है कि पेपर में किस तरह चीज़ पूछी जा रही है और उसमें क्या कंटेंट आप लोगों ने देना है। इट इज़ वेरी नेसेसरी। ड्राइव हार्ड टुवर्ड्स क्लियर गोल्स, देखिए वही ऑब्जेक्टिव जो आपका है प्रेजेंटेशन वाला एस्पेक्ट है वो यहाँ पे आउटकम्स की उसमें आ रहा है। क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका कंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए, वोकैबुलरी ऐसी होनी चाहिए जो कि अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हो, और जो जो भी आप कंटेंट है उसके पीछे बेस ज़रूर बनाएँ। अगर वो बिल्कुल ही कोई न्यू टॉपिक है, तो उसके पीछे पूरा जो है आप एक बैकग्राउंड उसका क्रिएट करें, और बात का जो है अगर एक बेस बनी हुई होती है, तो फिर आप उसको थोड़ा-सा रिव्यू रिकॉल दे के आगे चले जाएँ। एंगेजमेंट है कि लेक्चर जो है वो अगर 30 मिनट्स का है, ठीक है? या 40 मिनट्स का है, तो लाज़मी 20 टू 30 मिनट्स के बाद एक एक्टिविटी थ्रो होनी चाहिए जिसमें तमाम स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे। और इससे आपको बताया था कि स्टूडेंट्स एंगेजमेंट भी जो है वो हो रही है, असेसमेंट भी हो रही होगी और मैनेजमेंट भी हो रही होगी। इन तमाम एस्पेक्ट्स में आप जो है वो कंट्रोल कर पा रहे होंगे। और उसके अलावा कि जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? उनकी एक इंटरेस्ट लेवल को, उनकी जो है आप कैपेबिलिटी लेवल को देखना और उसके मुताबिक प्लान करना टीचिंग को, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। एंथुसियाज़्म है कि कैसे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये आपके जो एक इंटरनल आपकी एक आप कहें कि वॉइस होती है, एक एटीट्यूड होता है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, हमें पता नहीं चल रहा होता। बीइंग अ टीचर्स हम बड़े जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए इन्फ्लुएंशियल होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, उनके आइडियल्स होते हैं। तो आपके जो बिहेवियर्स होते हैं, वो बाज़-बात आपको पता भी नहीं होता, वो क पर्सनल किस्म के ट्रेट्स होते हैं और वो स्टूडेंट्स उसको कॉपी कर रहे होते हैं, उसको अडैप्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके ख़्याल में कि जब आप वो उनके जो भी टीचर्स हैं दे आर वेरी एक्सपर्ट एंड आपके फ्लॉलेस पर्सनैलिटीज़। सो वर्क ऑन योर पर्सनैलिटीज़ कि आप ना सिर्फ़ जो आप हैं, वो एक नंबर ऑफ पर्सन जो स्टूडेंट्स हैं, वो उस चीज़ को कॉपी करने की और अपने जो बिहेवियर्स हैं, उसके मुताबिक सेट करने की कोशिश में होते हैं। और जो मोटिवेशन है, आप अगर आप खुद बहुत एंथुसियास्टिक हैं, ठीक है? तो आप अपने स्टूडेंट्स को जो है ना, उनकी मोटिवेशन अगर आप लोगों ने मेंटेन रखी है, इट्स मीन दैट यू आर वेरी यू हैव फुलफिल्ड योर ऑब्जेक्टिव। जी फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग, कौन-सी अप्रोचेज़ हैं जिन पर जिनकी बेस पे टीचर जो है वो अपना टीचिंग स्टाइल जो है वो क्या करती है, सिलेक्ट करती है। द स्टाइल व्यू है, द आउटकम अप्रोच है और द इंक्वायरी अप्रोच है, ठीक है। इन तीन में हम देखते हैं कि कैसे जो है वो टीचर जो है वो अपना पूरा डिजाइन कर रही हैं। आउटकम अप्रोच में स्टाइल व्यू में क्या होगा कि ओवरऑल जो पूरा एक प्रोसीजर बनाया होगा फ्रॉम द इंट्रो, डिलीवरी, असेसमेंट, फीडबैक, रिइंफोर्समेंट, पूरा एक जो है आप कहें, और तमाम अपने स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उनके मोटिवेशन, उनके इंटरेस्ट को रख के एक जो हम लोगों ने पूरा प्रोसीजर सेट कर लिया हो गया होगा और फिर वो हम कर रहे होंगे। अगर हमने आउटकम अप्रोच दिया तो हमारा जो मेन पर्पस होगा वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और उसके लिए अगर हमें ड्यूरिंग द क्लास कोई अपनी स्ट्रेटजी चेंज भी करनी पड़ रही है, तो वो हम कर लेते हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल किस्म की जो है वो एनवायरनमेंट हम रखते हैं। और इंक्वायरी क्या होता है कि आप स्टूडेंट्स को उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे होते हैं, उनके अंदर क्वेश्चनिंग पैदा कर रहे होते हैं कि आपके कंटेंट में से क्वेश्चंस अराइज़ होके और फिर वो क्लियर होके स्टूडेंट्स जो है ना उस कंटेंट को गेन करेंगे। आगे हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्टिव टीचिंग को जाके अफेक्ट कर रहे होते हैं, जाकर जो है वो आप कहेंगे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। टीचर नॉलेज, ठीक है,
एंथुसियाज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लर्निंग। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक टीचर्स की पर्सनैलिटी में हम पढ़ चुके हैं। ये जाके आपकी इफेक्टिव टीचिंग को अफेक्ट करेंगे। क्लासरूम एक्टिविटीज़, इन पर्सनल ट्रेट्स के साथ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ-साथ जो है आपकी एक जो प्रैक्टिकल आउटकम्स होते हैं, वो भी ज़रूरी हैं। जो आपने कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई हैं, आपने मोटिवेटेड कैसे रखे हैं अपनी क्लास को, फिर असेसमेंट एक्टिविटीज़ कौन-सी हैं, वो भी जो है एनकरेज करती हैं, वो अफेक्ट करती हैं। जितनी आप अपने स्टूडेंट्स को बेहतर असेस करके उनका एज, उनकी मेंटल स्किल्स, उनका इंटरेस्ट लेवल ये सब असेस करके आप जब प्लान करते हैं, तो फिर वो आप उनको अपना एक बेहतर आउटपुट ले पाते हैं। अगर आपको पता है कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो ये जो है वर्बली प्रेज़ेंट करने में बड़े जो है वो एक्सपर्ट हैं, ठीक है? फिर आपकी एक्टिविटीज़ जो है उसमें उसके इर्द जो है वो रिवॉल्व करेंगी। या अगर वो इंटरेस्टेड है इसमें, अगर भी बहुत ही एक या फिर आपने ग्रुप्स बना लिए होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वहाँ पे जब स्टूडेंट्स होते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ओवरऑल जनरलाइज़ कर लें कि इन तमाम इंटरेस्ट लेवल सेम होंगे। हम थोड़ी-सी ना ग्रुपिंग माइंड में रखते हैं। ये है ये जो इतने जो है 8-10 स्टूडेंट्स हैं जो कि हर टाइम रेडी रहते हैं वर्बल एक्सप्रेशन के लिए। ये है इनका ये होता है कि अगर उनको कोई राइटिंग जो है कोई टास्क दे दी जाती है बड़ा अच्छा कर लेते हैं। इनको देखें ये तो हर चीज़ को एक ड्राइंग, फिगर्स, पोर्ट्रेट्स इनकी फॉर्म में प्रेज़ेंट करना पसंद करते हैं। तो फिर आप क्या होता है आपकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इन तीनों सिनेरियोज़ में बिल्ड होनी चाहिए, ताकि आपके सारे ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व रह सकें। इफेक्टिव फीडबैक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो मोटिवेशन के सेंस में भी, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होता है कि वी विल बी असेस्ड, वी विल बी चेक्ड, और इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि जो कोई क्वालिटी रिस्पॉन्स देगा और क्वांटिटी रिस्पॉन्स देगा, तो जो है उसको अगर उसने 3 दिए हैं तो ही विल स्कोर गुड, अगर 5 दिए हैं तो ही विल स्कोर एक्सीलेंट। जैसे एक इनफॉर्मल सी आपने ग्रेडिंग सी की होती है, तो और एंड पे थोड़ा-सा डिक्लेयर किया कि आज जो है वो क्लासरूम जो सेशन जो है वो चैंपियन है वो ये रहा है। तो ऐसे छोटे-मोटे से चंक्स में आप उनकी मोटिवेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। जी, अब हम देखेंगे टीचर का रोल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग जो है समझ पा रहे होंगे। जी फ्रेंड्स, और अगर इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको साथ नोट डाउन कर लें, ठीक है? पॉइंट्स की फॉर्म में। तो हम कोशिश करेंगे हमें कोई 5 से 10 मिनट मिले। चलें अगर ना भी मिल सके तो कभी ना कभी हम एक डिस्कशन सेशन ज़रूर अरेंज करेंगे। जब जिस दिन हमारा थोड़ा-सा कंटेंट लीनिएंट होगा, तो फिर हम आपके क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे। ओके, फिर है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव जो है वो फेवरेबल, कन्वीनिएंट एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। उसमें टीचर का रोल क्या होगा, ठीक है? मल्टीफेसेटेड प्रोफेशन है टीचिंग का, आपको बता दिया था शुरू में ही कि बज़ाहिर जो एक है कि टीचर है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक्स को, वो टेक्स्ट बुक का जो आप पार्ट है वो बस स्टूडेंट्स को पढ़ा के 2-4 उसमें से एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन करवा के काम खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर हम इसको इस प्रोफ़ेशन को ट्रू सेंस में देखें, तो इसका स्टैंडर्ड ये है जो हम पढ़ रहे हैं। अब आगे हर टीचर की इंडिविजुअल आप कहें कि प्लानिंग होती है, उसकी चॉइस होती है कि वो कितना इस स्टैंडर्ड को मीट करता है, कितना प्रोफ़ेशनली अप्रूव आ जाता है, कितना एथिकली, रिलिजियसली वो कितना जो है वो अपने आप को सैटिस्फाइड कर पाता है, ये एक इंडिविजुअल टास्क है। बट अप टू मार्क और स्टैंडर्ड सिनेरियो ऑफ द टीचिंग प्रोफ़ेशन कहें, टीचिंग सिस्टम कहें, तो this is that you are sharing right now. The role of teacher in the classroom as a leader, ठीक है? बिल्कुल हमने कहा, हमने भी पहले पढ़ा कि टीचर जो है एक लीडिंग आप कहें पर्सनैलिटी होता है, और ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी। और इसी तरह देखें जो हमारी कम्युनिटी होती है वो ये आपके फैमिलीज़ ही है ना। और आप जब एक बच्चे को, इसकी फैमिली को जो है ना अफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनके जो अलाइन कर रहे हैं, उनका जो आप पूरा आप कहेंगे सिनेरियो, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल आप कम्युनिटी पर कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, तो फिर आप एक ऐसा लीडर ही होते हो। और पॉजिटिव और डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एथिक्स है जो कि टीचर में होना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ क्लासरूम में बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और जो है वो आपने इंटरैक्टिंग इनफॉर्मली मतलब सोशली, और जो एक सोशल डोमेन होती है स्टूडेंट्स की,
उसके लिए इन तमाम तीनों एस्पेक्ट्स में आप जो है, क्योंकि देखिए क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव और होते हैं, अगर आप जो है बाहर लाइब्रेरी में है, स्पोर्ट्स जो है वो ग्राउंड में है या फिर आप कैफेटेरिया में है, तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कहीं और होंगे। फिर आपके जो एक सोशल इंटरेक्शन होता है, गैदरिंग होती है, उसमें और टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव करने होते हैं, बल्कि लेकिन ये तमाम चीज़ें बड़ी प्लान्ड होती हैं और ये गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम देखें टीचर के, टीचर नॉलेज, टीचिंग नॉलेज है, बिल्कुल ये सब्जेक्ट मैटर की बात आ रही है। क्लासरूम एनवायरनमेंट को जो मैनेज करना, हम इसको भी देख चुके हैं। रोल मॉडलिंग है, आपने कैसे जो है बिहेव करना है, कॉन्फिडेंस लेवल, पेशेंस लेवल, कम्युनिकेशन, ये तमाम चीज़ें उसमें आ रही हैं। फिर मेंटरिंग है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन, आपकी असेसमेंट असेसमेंट पावर्स हैं, स्किल्स हैं, वो कैसी हैं। और साइंस ऑफ ट्रबल्स, कि जो एरर्स, जो इश्यूज आते हैं, वो आप कैसे डायग्नोज करके उनको करेक्ट करते हैं, ये भी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। फिर है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो उसको मेंटेन करना, रिलेशनशिप जो ये एक सोशल डोमेन बन रही होती है स्टूडेंट्स की, बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड विद द टीचर, ठीक है, इन तमाम ग्रुप्स में एक अच्छी सोशल इंटरेक्शन जो है उसको एनहेंस करना। और रीडिफाइन द रोल ऑफ टीचर, और टीचर का जो रोल है उसको रीडिफाइन करना, मतलब हम लोग एक मॉडर्न एस्पेक्ट्स में देखते हैं टीचर का जो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर ओरिएंटेड मेथड्स के थ्रू जो है वो कंटेंट कन्वेइंग नहीं है, बल्कि किस तरह आगे टीचर का रोल एक रीडिफाइंड फैसिलिटेटर, गाइडर, मेंटर बन गया है, ये होना चाहिए। और अब इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो सोशल डोमेन है, ठीक है, जिसमें सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, इन तमाम एस्पेक्ट्स में जो है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन तमाम एरियाज को इन्हेंस करे। स्टूडेंट्स को ना सिर्फ कंटेंट जो है वो आप कहें डिस्क्रिप्शन, फिर मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ दैट कंटेंट, एवेल्युएशन ऑफ दैट कंटेंट, ये तमाम चीज़ें उसको अपनी पर्सनल और जो आप कहें सोशल लाइफ है उसमें भी जो है वो इम्प्लीमेंट करना आनी चाहिए। आप ऐसे जो है वो आप कहें कि आप पढ़ा रहे हैं सोशियोलॉजी, और आप कहें कि एथिक्स पढ़ा रहे हैं इन द कम्युनिटी, लिविंग इन द कम्युनिटी, तो वो सिर्फ क्लासरूम जो है प्रोजेक्ट की तरफ नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन चीज़ों से वो सीख के अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपनी सोशल गैदरिंग्स में उनके बिहेवियर जो है वो अलाइन होने चाहिए। आप अगर जो है टॉलरेंस की बात कर रहे हो तो उनको बताएं, टॉलरेंस ये मतलब नहीं है कि जब कोई वो है कि आपकी जो है रिलीजियस पर और जाके आपकी फ्रीडम पर जाके हमला करेगा, तो तब आपकी टॉलरेंस के साथ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बल्कि घर में कैसे आप जो है वो बिटवीन द सिबलिंग्स, विद योर पेरेंट्स, आप कैसे जो है चीज़ों को एब्जॉर्ब करके उनको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में जो है उनका उनके उनको रिस्पॉन्स करके आप जो है ये चीज़ टॉलरेंस होती है, ठीक है? चाहे कुछ तो आपको बुरी लग रही है, आपने जो है वो किसी ने आपको जो है ना आप काम कर रहे हैं एकदम उठा दिया है, आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर वो कोई मे बी आप देखें कोई ऐसी नीड हो, जो कि उस चीज़ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपने उस चीज़ को पहले टाइम देना है और फिर रिस्पॉन्ड करना है। तो ये तमाम चीज़ें जब आप उनको डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ बताएँगे, तो फिर टॉलरेंस एक सिर्फ़ आपका एजुकेशनल कंसेप्ट, पैट्रियोटिज़्म एक एजुकेशनल कंसेप्ट नहीं रहेगा, लॉयल्टी, बल्कि ये चीज़ें वो अपने घर, अपने जो है पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों को क्या कर पाएगा, इनको एप्लीकेबल कर पाएँगे, उनको यूज़ कर पाएँगे। और साथ उनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो तो क्लियर हो ही रहा होगा। फिर न्यू टूल्स एंड एनवायरनमेंट्स, बिल्कुल हमने देखा कि रिसोर्सेज कितने जो है हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए इफेक्टिव किस्म के यूज़ करें, मल्टीपल किस्म के यूज़ करने चाहिए, ताकि जितने हम लोग आपके इनरिच किस्म का लर्निंग एनवायरनमेंट करेंगे उतना हमें आउटकम अच्छा मिलेगा। और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो टीचर की न्यू प्रोफेशनल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब वो आप देखेंगे जो कि हम जब टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ पे जाएँगे यूनिट 4 से ऑनवर्ड्स, यूनिट 7 तक, ठीक है? उसमें जब हम टीचिंग मेथड जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो हम एक न्यू, इनोवेटिव, रीडिफाइन की बात करें तो वो बेसिकली क्या चीज़ें हैं। फिर हम दोबारा कर कर जैसे इसको देख रहे हैं, वही चीज़ें रिपीट होंगी, जो चीज़ें रिपीट होंगी हम उनको तेज़ी से उनको जो है वो बस गुज़र जाएँगे, और जहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको देखेंगे। इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको पता है कि ये चीज़ें जो है कितनी ज़रूरी है। इंटरपर्सनल मतलब वे यू इंटरैक्ट विद योर स्टूडेंट्स, विद योर स्टाफ, विद योर हेड, ये तमाम आपकी जो पर्सनल आप कहें कि कैपेसिटी में
आपके रिलेशंस होते हैं, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स है, देखें आप कोलीग्स में आपकी कम्युनिकेशन लेवल और होना चाहिए, होगा, स्टूडेंट्स के साथ आपका और होता है, अगर आपकी कोऑर्डिनेटर या हेड हैं आपके, आपके बॉसेस हैं तो उनके साथ और होता है, तो तमाम लेवल की कम्युनिकेशन आनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए आपको इस प्रोसेस में, और जो एक आपके सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स है, उसको भी आपने मद्देनजर रखना है। ये नहीं कि वो बच्चे हैं वो कोई रिस्पेक्ट नहीं रखते, उनको जब आपका दिल चाहे डांट दिया, जब दिल चाहे आप उनको जो है ना जिस तरीके से आप चाह रहे हैं नहीं, उनकी एक सोच होती है, वो हमसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ये बिहेवियर हम तो शायद इस मैच्योर लेवल पे वो कुछ बिहेवियर को इतना ज़्यादा अपने ऊपर तारी नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट्स की जो है, आपने कई एग्जांपल पढ़ी होंगी, हाँ, वो बस फिर पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि टीचर ऐसे थे, वो बुलिंग करते थे, वो ये करते थे, तो मतलब आपका एक जो आप कहेंगे इंटरेक्शन है, वो स्टूडेंट की पूरी लाइफ को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और आप उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विजिबली और नॉट में भी आपको पता चले या ना चले कि आपकी जो है स्टूडेंट्स पर क्या इफ़ेक्ट है, वो पॉज़िटिव है, नेगेटिव है। बट जो है, कहीं न कहीं आप उसके जवाबदेह होते हैं और आपको होना पड़ता है। तो जहाँ पर अगर कोई टॉलरेट करना पड़े, पेशेंस दिखानी पड़े, तो वो कोशिश करें वो स्टूडेंट ना दिखाए बल्कि आप दिखा दें बीइंग अ टीचर, क्योंकि आप जो है उस चीज़ को भूल भी जाएँगे और बड़े होने के नाते और उसको जो है वो इतना एज दे देंगे। लेकिन अगर वो एब्ज़ॉर्बेंस या आप कहें पेशेंस को आपके लिए उस बच्चे ने दिखा दिया, तो उसका पूरा एक बिहेवियर डेवलप हो जाएगा, और फिर पता नहीं वो किस सेंस में जाके आगे जो है ना एक्सप्रेस होगा। तो इस वजह से कोशिश कोशिश किया करें कि अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है ना, बहुत ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं, हम लोग जब वो खुद इस प्रैक्टिकल सिनेरियो में होते हैं, बात कर आप ज़िद हो जाते हैं, बट टेक अ ब्रेक, ठीक है? ये कोई बुकिश नॉलेज लगता है, लेकिन आप यकीन करें कि हमारे जो ट्रेडिशनल जो प्रीवियस सिचुएशन है, स्टूडेंट्स ज़्यादा जो है इसको इफेक्ट लेके कई स्टूडेंट्स की लाइफ भी डिस्ट्रॉय हुई, या उनकी पर्सनैलिटीज़ ऐसी स्ट्रिक्ट रिजिड बन गई क्योंकि उनकी टीचर्स की ऐसी थी। तो अब हमें ये करना है, टीचिंग जो है ना, एक आप कहें इनबॉर्न प्रोफेशन नहीं है कि आप जी पैदा हुए हैं टीचिंग क्वालिटीज़ लेके, नो, इट इज़ अ लर्न्ड प्रोफेशन। आप प्रैक्टिस इसमें आपको जो है अभी भी ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो अगर इसमें कोई चीज़ें आप में नहीं है तो यू शुड अडॉप्ट, ठीक है? यू शुड प्रैक्टिस इट। और जब आप इन सर्विस ट्रेनिंग में जाते हैं, एक ख़ास सिनेरियो में, जब आपको एक टीचिंग क्वालिटीज़ आप में इम्पार्ट की जाती है, तो लर्न देम, ठीक है? मॉडिफाई योरसेल्फ। जितना आपने आपको आपने चेंज होना है, बच्चों ने चेंज नहीं होना। आपने अपने आप को अडैप्ट करना है, नई स्किल सीख के, अपने आप को मॉडिफाई, अपने आप को मोल्ड करके, बिकॉज़ यू आर देयर टू डू ऑल दीज़ एक्टिविटीज़। फिर हमें देखना है कि क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, पेशेंट, एनर्जेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और रिसोर्सफुल, ये तमाम क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखें कहीं न कहीं आपको ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग योर टर्म जो है, इस तरह के लाज़मी नहीं आपको हर टाइम ही पेशेंट रहना पड़ेगा, नो। हर टाइम ही आपको फुल ऑफ एनर्जी जो है वो विजिलेंसी दिखानी पड़ेगी, नहीं। डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं जिसमें आपने अपनी जो है ये वाली स्पेशल स्किल जो है वो थ्रो करनी होती है, ऑर्गेनाइज़्ड रहना है। बाज़-अक़्त आप देखेंगे ऐसी जो है वो मेथड के थ्रू आप पढ़ा रहे हैं जहाँ पे डिसिप्लिन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, समहाउ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट देयर आर केसेस जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन होना है, तो फिर आप में ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। चिल्ड्रन और पेरेंट्स का जो रैपो बिल्डिंग है, जो उनके साथ एक इंटरपर्सनल स्किल है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ना तो ऐसा हो कि जो है आपकी एक जो एक आपकी डिग्निटी है, आपका एक लेवल है, आप वो ही खो दें, आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी लेने जो है वो लग जाए, और ना ही इतना स्ट्रिक्ट हो कि आपसे कोई जेन्युइन किस्म की बात, इश्यू भी डिस्कस ना किया जा सके, कि आगे से पता नहीं जो है वो ह्यूमिलेटिंग सा रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो बड़ा-सा एक चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, क्योंकि हर टाइम जो है हम को मुँह बना के और है ना वो आँखों में और ज़ुबान में जो है वो इनविजिबल स्टिक पकड़ी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि पास का स्टूडेंट्स की भी एक उनकी नीड होती है कि उनको एक पोलाइट वे में, एक ह्यूमरस वे में डील किया जाए, उनको ऐसा टाइम दिया जाए, तो ये भी जो है मैनेजेबल होना चाहिए।
तो डेडिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है, ठीक है? डेडिकेशन ऑफ टीचर जो है बेसिकली क्या हम जब कहते हैं ना टीचर का इंटरेस्ट और मोटिवेशन वो बेसिकली तब अराइज़ होता है जब वो उसकी जितने लेवल की डेडिकेशन होती है, उतने लेवल की उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अपने जो है प्रोफ़ेशन के साथ जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे, ये ना सिर्फ़ आपका प्रोफ़ेशनल एथिक्स है बल्कि ये आपका सेल्फ सफिशिएंटनेस जो एक आपके सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है, वो भी इस बात पे होगी कि आप कैसे टीच कर रहे हैं। फिर जो आपकी एथिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपकी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब इस तरह आप अपने को लेके चलेंगे तो फिर आप बड़े डेडिकेटेड होंगे टुवर्ड्स योर प्रोफ़ेशन। क्लियर प्रेजेंट स्पीकिंग वॉइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्फिडेंस आपकी जब वॉइस में आपके बिहेवियर में पर्सनैलिटी में नज़र आ रहा होता है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके स्टूडेंट्स उसको कॉपी करते हैं। जिस तरह आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिन एस्पेक्ट्स पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप जब उनको अपने स्टूडेंट्स को बुलाते हैं उस फोरम पे, स्टेज पे, तो आप देखेंगे आपके स्टूडेंट्स ने वही मेथड अडॉप्ट किया हुआ होगा जो आपका स्टाइल होता है। जिस तरह की अगर आपका एग्जाम्पल्स में एम्फेसिस ज़्यादा होता है या क्वेश्चनिंग पे असेसमेंट पे होता है तो वही चीज़ें अनकॉन्शियसली जो है आपके स्टूडेंट्स ने टाइप की हुई होंगी। सो जो चीज़ आपने स्टूडेंट्स में देखना चाहते हैं वो पहले अपने अंदर लाकर प्रेजेंट करना शुरू करें। आपको वर्बली कहना ही नहीं पड़ेगा कि बी कॉन्फिडेंट, बी पेशेंस, बी दिस दैट, इस तरह की क्वालिटीज आपकी वो खुद सीखी जाएंगी। और कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन ये बहुत ज़रूरी होता है और ये बड़ा टफ होता है टीचर्स के एंड पे। स्टूडेंट्स हैं, अगर तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो यकीनन एक ठीक है और एक गलत है। लेकिन आप टीचर हैं, आप ये कोई जज की तरह फैसला नहीं सुना सकते कि यू आर 100% राइट एंड यू आर 100% रॉन्ग। मेबी ऑल्दो वो बच्चा गलती पर होते हुए भी कितना एक उस पर जो है इसका बैड इफ़ेक्ट हो जाए, आपने उसको सही भी नहीं कहना कि वो चीज़ उसकी जो है हैबिट बन जाए। बड़े ही एक आप कहें कि एक रीज़नेबल वे में आपने जो है तो उनकी इस्लाह करनी है, ठीक है? और अगर कभी आपको बहुत ही क्लियर किस्म की डिसएग्रीमेंट करनी पड़ जाए तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप उसको अलग बुला के करें, ताकि अगर जो है वो आपकी एक मिड रास्ते पर चलने से बात नहीं बन रही, आपको लगता है हालात मज़ीद वर्स होंगे तो आप उसकी ग्रूमिंग या उसकी काउंसलिंग क्या करें, एक इंडिविजुअली बेस पे करें ताकि वो बेहतर तरीके से खुद को क्या कर सके, ग्रूम कर सके। फिर है प्रोफेशनल क्वालिटीज टीचर की होना बहुत ज़रूरी है। कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन क्या है? ये इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स होता है। और इसमें एक ये जो आप कह लें कि बहुत ज़रूरी होता है जब हम किसी भी एस्पेक्ट में जाते हैं तो वहाँ पे विदिन द कम्युनिटी जब ये चीज़ कोलैबोरेशन होती है तो चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, चीज़ें बहुत जो है वो वेट अ मिनट प्लीज। को एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट होता है वो देना है, हम इसको एज़ अ होल पढ़ेंगे और फिर इन तमाम चीज़ों का डिटेल हमारे यूनिट्स हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ पे और फिर हम उसको वहाँ पे उनकी डिटेल फिलॉसफी पढ़ेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, उनमें लेक्चर मेथड्स हैं, केस मेथड्स हैं, डिस्कशन मेथड्स हैं, एक्टिविटी लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी है, यूज़ ऑफ टूल्स एंड डिवाइसेस इन योर टीचिंग प्रोसेस। डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है, उसके क्या सिनेरियोज होते हैं, क्वेश्चनिंग किस टाइप की होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन किस तरह करनी है, किन-किन जो है वो बिहेवियर्स की मॉडलिंग होनी चाहिए, डेमोंस्ट्रेशन आप कैसे दे रही हैं और कोलैबोरेशन आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं इन द ग्रुप्स। ये तमाम वो मेथड्स और वो स्ट्रेटजीज़ हैं स्पेसिफिक जिनको आप जो है यूज़ करते हैं अपनी कंटेंट ट्रांसफर में ड्यूरिंग योर सेशन। फिर टीचिंग टेक्निक्स, ठीक है? कुछ टीचिंग टेक्निक्स हैं वो हर किस्म के वो ये अगर आप जो मेथड देखेंगे वो थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ जो है ना इनमें ओवरलैपिंग टर्म्स आ रही होती हैं, वो चीज़ें सेम ही होती हैं। रूल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि आपने क्वांटिटी पे फोकस करना है, ठीक है? नो क्रिटिसिज्म और आइडियाज़ हर तरह के आ सकते हैं। जब अगर आपने एक स्टेटमेंट थ्रो की है
और हमने उसको ब्रेनस्टॉर्म करने को कहा है। तो देखिए, आल्दो उसके बारे में, उस कांसेप्ट के बारे में मे बी कुछ ना कुछ जो है वो नॉलेज हो स्टूडेंट्स को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्यूरेट किस्म के जो है वो आप कहें कि आंसर्स मिलेंगे, कोई भी आउट ऑफ वे बात आ जाती है या कोई पर्सनल व्यू ऐसा है जो कि बड़ा ही समझे यूनिक किस्म का है, वो आपके पास आ जाएगा। तो उस टाइम ये असेसमेंट नहीं हो रही थी, उस टाइम ना ये आइडियाज़ गैदरिंग हो रही होती है, और वो भी इंतहाई इंडिविजुअल, इंतहाई ओरिजिनल। तो उसमें फिर आपने क्या है, क्या ये तमाम चीज़ें करनी है। अब फिर हम जो है जब उन तमाम आइडियाज़ में अगर आपके पास 10 से 12 आइडियाज़ एक चीज़ के बारे में आते हैं और फिर खुद जब डिस्कशन चल रही होती है तो पता चला होता है कि कौन-सा आइडिया जो है ना वो बेहतर वर्केबल है, वो ज़्यादा उसकी जो है वो प्रोडक्टिव है, तो फिर उसको जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें जो है अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की जा रही है, पहले प्रॉब्लम जो है वो सेट किया जाएगा कि हमने किसके बारे में जो है वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आइडियाज़ गैदर करने हैं। हमने बैकग्राउंड जो है वो देखा कि आया कि इस ख़ास कांसेप्ट में हमारे स्टूडेंट्स का पैट्रियोटिज़्म ले लें, ये ऐसा कांसेप्ट है, या फिर जो है आप कहें कि ग्लोबल वार्मिंग ले लें, और ये जो इस टाइप कोई भी कांसेप्ट आप ले लें, आपने देखा कि इसमें जो है ना इसका बैकग्राउंड, इसकी टर्म्स, वोकैब्युलरी जो उसको पता है वो देखी, नहीं तो बिल्ड की। फिर पार्टिसिपेंट्स को देखा ड्यूरिंग द आपने इन द क्लास सेलेक्ट किए, फिर और जो है वो कुछ क्वेश्चंस आपने बनाए और सेशन कंडक्ट किया, और ये प्रोसेस जो है वो इस तरह उसके बारे में व्यूज़ आपके पास इकट्ठा होते जाएँगे। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ रहा है, इसमें क्या होगा? अभी आपको एक ओवरऑल टीचिंग मेथड्स की जो है ना एक आउटलाइन दी जा रही है। हमने टॉपिक चूज़ किया, फिर उसकी डिलिमिटेशन बताएँगे, ये प्रॉब्लम आएँगे और हम इनको, ये ऐसे प्रॉब्लम है जो कि हम लोग जो है वो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ डिलिमिटेशंस होती हैं। कुछ हमारे कंट्रोल में होता है उन एरर्स को ठीक करना, और सम टाइम हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है इसका ये जो एरर है वो हमें पता है लेकिन हम इस पर वर्क नहीं करेंगे, इस वजह से कि हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है या फिर हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो वो फिर एरर जो हमारे माइंड में रहता है, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे, और जो है वो जिस तरीके से अप्लाई करेंगे, जिस प्रोसीजर स्टेप्स को लेके चलेंगे वो हम तैयार करेंगे, रिसोर्सेज़ जो यूज़ होने हैं वो उनको यूज़ करेंगे, और अपनी जो प्रॉब्लम है और जो उसके बाद जो आप कहेंगे एक इवैल्यूएशन होती है, हम वो देखेंगे, कंक्लूजन्स को निकालेंगे, और फिर जो है हम लोग जो फाइंडिंग्स जो होती हैं और व्यूज़ होते हैं उनको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपके टीचिंग मेथड है वो इस पे जो है वो बेस करता है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक क्या होगी कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होगी, कि ये एक म्यूचुअल और जो है विद इन द ग्रुप, जब इंटरडिपेंडेंस की बात आ गई तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है इसमें जो कि एक दूसरे को पॉजिटिवली जो है रिलेट कर रहे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, इंडिविजुअल और ग्रुप अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अकाउंटेबिलिटी इज द असेसमेंट और ग्रेडिंग, वो आल्दो आप जो है ग्रुप्स में ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है वो हम देखेंगे एक जो है ना स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड है और ग्रुप्स में जो है रन होता है, बट आपने उस ग्रुप की आउटपुट के साथ-साथ बीइंग अ टीचर आपको एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन वो भी आपको पता होनी चाहिए, इंटरपर्सनल और स्मॉल ग्रुप स्किल्स हैं। ग्रुपिंग में काम करने की बाकायदा स्किल्स, बाकायदा आप में एक पूरी फिलॉसफी होती है। हम ये नहीं उठ के जी 2-4 बच्चों के ग्रुप बनाए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, नहीं। ये आप इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करते हैं, उसके बाद फिर आप जो है एक हेटेरोजेनियस किस्म की ग्रुपिंग करते हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तब जाके आप एक जो है बेहतर लर्निंग जो है करवा सकते हैं। ग्रुप प्रोसेसिंग है वो हम देखेंगे क्या है, ग्रुप में कैसे कोई टास्क देना है, उसको डिवाइड कैसे करना है, उसमें आउटपुट कैसे करनी है। अब बज़ाहिर ये देखिए इस पिक्चर में लग रहा है कि बच्चे सारे काम कर रहे हैं और टीचर बस स्माइल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सिनेरियो में आल्दो ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड और एक्टिविटी बेस्ड मेथड जो है वो यूज़ हो रहा है, उसमें स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, लेकिन टीचर एज़ अ फैसिलिटेटर और गाइडर खड़ा हुआ है, एज़ अ ऑब्जर्वर मेंटर खड़ा हुआ है। उसने पूरी क्लास को एट अ टाइम ऑब्जर्व करना है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम एरर तो नहीं आ रहा, कहीं पर किसी स्टेप पर किसी को फैसिलिटेशन की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर कोई जो है वो डिमोटिवेशन तो नहीं जो है वो आने आ रही, इंटरेस्ट तो बच्चे लूज़ नहीं कर पा रहे, उसको कैसे दोबारा से मेंटेन करना है। तो जो दूसरी जो रीडिफाइंड रोल है, वो यूँ टीचर का फिर होता है अकॉर्डिंग टू द मेथड यू सिलेक्टेड फॉर द टीचिंग। जिक्सा मेथड है, ठीक है, जिक्सा मेथड में क्या होता है कि आपकी जो भी आपका टास्क होता है, वो स्टेप्स में आप जो है उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और ग्रुप्स बना के एक-एक स्टेप जो है सबको दे देते हैं। अब जो फुल टास्क है, वो इन ग्रुप्स की कॉम्बिनेशन के बाद ही आएगा।
ठीक है? ये जिक्सा आपको पता है एक पज़ल्स होता है, इसमें कोई तस्वीर होगी, डिफरेंट उसके पार्ट्स होंगे, सर अलहदा होगा, आर्म्स अलहदा होंगे, लेग्स अलहदा होंगी, फिर हम उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर हम बच्चों को कहते हैं या छोटे बच्चों को उनकी ऑर्गेनाइजेशनल बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और जो है ना एक देखते हैं कि कैसे जो है वो अपने माइंड को यूज़ करके एक दोबारा पिक्चर कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस मेथड को आप एज़ अ टीचर अपने कंटेंट जो है वो कन्वेइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप डाउन में इस तरह क्या होता है, थोड़े टाइम में एक ज़्यादा चीज़ कवर हो जाती है और तमाम स्टूडेंट्स उसमें एंगेज भी रहते हैं। सब इंटरव्यू है, ठीक है? कैसे जो है वो आपने एक स्टेटमेंट थ्रो की, उसमें वर्क करवाया और फिर उससे जो आउटपुट ली। थिंक पेयर शेयर है, 2 बच्चे होंगे, एक स्टेटमेंट होगी, दोनों के अपने व्यूज़ होंगे और फिर वो दोनों डिस्कस करके एक बेहतर व्यू जो है, एक बेहतर स्टेटमेंट आगे प्रेज़ेंट करे होंगे। राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, ठीक है? स्टूडेंट्स हैं, वो एक स्टेटमेंट होगी, उसके बारे में एक स्टूडेंट्स अब जो है उसके बारे में बोलेगा और फिर वही क्वेश्चन जो उसमें से उसके जो वर्बल एक्सप्रेशन से जो क्वेश्चन अराइज़ होगा, दूसरा बच्चा उस क्वेश्चन को लेके चलेगा। मतलब डिस्कशन जो है क्वेश्चंस बाहर से नहीं आ रहे होंगे, स्टूडेंट्स के दरमियान ही में से क्वेश्चंस अराइज़ हो रहे होंगे, उनके आंसर्स मिल रहे होंगे और फिर से उसमें से क्वेश्चंस अराइज़ हो रहे होंगे। दिस इज़ कॉल्ड द राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग और इसमें टीचर को जब लगे कि उसने कब पार्टिसिपेट करना है, जब डिस्कशन डिरेल हो रही हो या मिसकंसेप्शंस आ रही हो, तो फिर उसमें टीचर ने अपना रोल प्ले करना है। 3 मिनट रिव्यू है, फिर नंबर हेड है, नंबर हेड में भी हम देखेंगे बल्कि मुझे लग रहा है ये चीज़ें अच्छा यहाँ पर नहीं है। ये ना बड़ी इन चीज़ों की विद एग्ज़ाम्पल्स आगे डिस्क्रिप्शन है लेकिन वो उस कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में है। नंबर हेड में क्या होता है कि ग्रुप्स बन जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को ए, बी, सी, डी कह दिया। अब एक जो है क्वेश्चन थ्रो किया कि इस जो है ना कंटेंट के बारे में एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल जो है ना तमाम ग्रुप्स के नंबर सी पार्टिसिपेशन देंगे, ठीक है? तो अब जो 4 ग्रुप होंगे नंबर सी पे जो-जो पार्टिसिपेशन है उन्होंने उसकी एप्लीकेशन दी, बी वालों ने उनकी जो है ना एवैल्यूएशन दी, ए वालों ने उनको डिफाइन किया या जो भी आप इस तरह कर दें, तो एक ना ऑर्गेनाइज्ड वे में तमाम ग्रुप्स में सिमिलर किस्म की वर्किंग जो है वो हो रही होती है। टीम प्लेयर सोलो है, ठीक है? कि आपने जस्ट 2 की उसमें करके आपने उनको कोई जो वर्क दे दिया, टास्क दे दिया और सर्कल द सेज कोई ऐसा जो है टास्क है कि वो एक सर्कुलर पोज़ीशन में आप स्टूडेंट्स को बिठाया और उन्होंने सॉरी रिस्पॉन्स किया उसमें डिस्कशन होगी। हर एक बच्चे ने अपनी इंडिविजुअल स्किल्स को यूज़ करते हुए वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहा। तो हम कहेंगे ये इन इन एक्टि ये एक्टिविटीज़ जो हैं हम रन करके कोऑपरेटिव लर्निंग करवाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स आपस में इंटरैक्ट करके लर्न करेंगे। अब न्यू थीम्स वो कौन-सी हैं इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स को फ़ोकस करना और जो थोड़ी-सी ग्रुप मेकिंग स्ट्रैटेजी होती है वो इस वजह से भी होती है बाज़-औक़ात जो ग्रुप ऐसे बना लिए जाते हैं कि एक स्पेसिफिक लर्निंग की जो है नीड होती है उसके अगर 2 से 4 बच्चे उनको एक ग्रुप में डालें बजाए कि आप उनको बिल्कुल ही इंडिविजुअली टाइम देने के जब आप उस ग्रुप के ऊपर वर्क करते हैं तो वो फिर आपका थोड़ा-सा टाइम सेव हो जाता है, आपके आउटकम्स अच्छे आते हैं, रिज़ल्ट्स का पता होना चाहिए, एट द स्पॉट असेसमेंट भी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस लेवल क्या है आपके स्टूडेंट्स का, उनका प्रायर नॉलेज क्या था, वो पता होना चाहिए, किस टाइप की टेक्स्ट बुक्स वो यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या कंटेंट है, उसके बारे में पता होना चाहिए और परसिस्टेंस होनी चाहिए कि आपकी एक स्टेबिलिटी और टास्क के साथ जुड़े रहने वाली क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आप जो है वो बेहतर तरीके से अपने स्टूडेंट्स को लर्न करवा सकें। जी सर, कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए, जो कि आपने आज आपका टास्क है कि आपने कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या होता है इसमें टीचर के आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताना है, ठीक है? पॉइंट्स में लिख लें और फिर दूसरा है कि डिफाइन इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है और कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं इफेक्टिव टीचिंग पे वो बता दें आप लोग। और अप्रोचेज़ कौन-सी है इफेक्टिव टीचिंग, ये थोड़ा-सा आपको राइट अप का तरीका बताया जा रहा है कि आप इन क्वेश्चन को समझ के जब इसमें से कंटेंट सेलेक्ट करेंगे और लिखेंगे, तो वो जो आप एक जो है ना राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों की होगी और कौन से जो है पर्सनैलिटी टेस्ट टीचर के होने चाहिए जो कि एक अच्छे लर्निंग एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने में हेल्पफुल होते हैं और क्यों? रीज़न ही बताएँ, किस एस्पेक्ट में इसकी लॉजिक क्या है? तो ये आप लोग जब करेंगे तो थोड़ा-सा इसमें आपकी सेल्फ जो है वो थॉट स्किल्स भी इसमें आएगी। जो आप लोग कंटेंट लेते हैं एग्ज़ाम पे अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, मतलब आप लोग खुद से कुछ लिख सकते हैं,
तो बेसिकली वो थ्रू हो से इनकार नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में आपके पास डिटेल होती है, लेकिन ये जो आपके पास ये पीपीटीज़ होंगी, ये एक यूनिवर्स की समरी है, इसमें तमाम टॉपिक्स कवर हैं। और जब आप, अगर मैं कहूँ कि आप वो पूरा यूनिट मेमोराइज़ कर पाएँगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? मोस्टली ऐसा नहीं होता कि डिफिकल्ट टास्क, तो आपको बेहतर ये है कि आप अपने कांसेप्ट्स क्लियर करें, इन जो मेन की पॉइंट्स को आप इसे याद कर लें, क्लियर कर लें, उनको इनकी जो है डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो आप से बुक से पढ़ के जो एक अच्छा पेपर दे सकता है, अच्छी असाइनमेंट लिख सकता है, तो ही और शी हैज़ फ्रीडम, वो ऐसा कर सकता है। ही इज़ फ्री फॉर दिस एक्शन। जी सर, ये हमारा जो यूनिट 1 था वो कवर हो गया है। ये हमने इंट्रो लिया था कि जो हमारी टीचिंग ओवरऑल एक टीचिंग प्रोसेस है, वो किस आप कहें गो थ्रू होता है। इसमें आपने देखा होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्वेइंग ऑफ कंटेंट ही नहीं है, बल्कि राइट लेफ्ट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इनको भी पूरी करना, उनको डायग्नोज़ करके इम्प्लीमेंट करना टीचर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स यू हैव 3 टू 4 मिनट्स यू कैन आस्क, और फिर हम अपने सेकंड लेसन की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ सकी। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज वो होती हैं जिसमें हमने स्टूडेंट्स की मेंटल स्किल्स, उनकी मैनिपुलेशन स्किल्स को क्या करना होता है, टारगेट करना होता है, ठीक है। अब एक चीज है, आपने उसके बारे में उनको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब उस बच्चे ने उसको क्या समझा, उसके माइंड में क्या सेट बना उस चीज के बारे में, उससे जब उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, क्योंकि जब एक चीज़ आपने उसको कन्वे की या जिस तरह भी क्लास में थ्रो की गई, तो हर बच्चा अपनी मेंटल कॉग्निटिव स्किल्स के मुताबिक उसको परसीव करेगा, ठीक है? कि उसका मीनिंग उसने क्या लिया। लाज़िमी बात है, अगर आपने जो है आपने कांसेप्ट दिया है, अगर हम एक सोशल वैल्यूज़ ले लेते हैं पैट्रियोटिज़्म का, ठीक है? या फिर आप कहें टॉलरेंस का, और इन चीज़ों का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, एस्टीम का, तो तमाम स्टूडेंट्स एक ही तरीके से उस चीज़ को, या जो आपको लगा है कि आप समझाना चाह रहे हैं, वैसे ही नहीं लेंगे जो आपके माइंड में है। हर बंदा अपने कॉग्निटिव, अपने माइंड, अपने जो है वो जितनी जिस लेवल का मेंटल स्किल्स है उसके मुताबिक आपकी चीज़ को परसीव करेगा और फिर उसको उसी तरह करेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना जो भी कंटेंट देना है उस पे जो इंडिविजुअल कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए। ये नहीं कि स्टूडेंट ने सुना, याद किया और बस ठीक है। उसने अपने माइंड को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं ज़िया बेटा, इट इज़ नॉट सफिशिएंट एट ऑल, सॉरी फॉर दैट। हमने 9 यूनिट्स कवर करने हैं, कल का हमारा डे बिल्कुल वेस्ट हो गया। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अगर हम 1 लेक्चर पर डे करेंगे तो आप पर यूनिट करेंगे तो आप खुद सोचिए हम 5 डेज़ में से 5 कर पाएँगे, और जो है वो फिर 9 का फिगर हम अचीव नहीं कर पाएँगे। इसलिए थोड़ा-सा अपना स्टैमिना इम्प्रूव करें, ये 5 मिनट हैं, आप इसमें थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँ, पानी-शानी पिएँ, और मीनवाइल जिनके कोई क्वेश्चन्स हैं, वो कोई क्वेश्चन हमसे करें। जी, देखिए आप ये ना कॉन्टेस्ट बेटा एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप कहें कि जो है ना आप पढ़ाई जाती है। कॉन्फिडेंस है, ये एक लर्न्ड बिहेवियर है। अगर आप बीइंग अ टीचर आप में कॉन्फिडेंस है, तो वो चीज़ जो है क्या होगी, तब खुद आपके स्टूडेंट्स लर्न करेंगे। आप जब अपने सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज्ड मेथड, अभी हम जो लेसन प्लान पढ़ेंगे तो देखेंगे टीचर में कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव होता है। एक वैसे भी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एक टीचर है बहुत कॉन्फिडेंट है, जी माशाल्लाह हर किसी के साथ बातचीत हो, लेकिन बीइंग अ टीचर कॉन्फिडेंट होना बेटा एक अलग चीज़ है। वो कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये अब आगे जैसे-जैसे हम इस कोर्स को पढ़ते जाएँगे, आप लोग देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, ये कैसे आता है। जब आप अपने अपने टास्क में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है एक्सपर्ट होते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस तब आता है और आपके स्टूडेंट्स ये कॉन्फिडेंस आपसे सीखते हैं। आपकी जेस्चर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। जी बेटा, कॉग्निटिव का आपको क्लियर थोड़ा बहुत किया है, लेकिन अभी हम इसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, एक बहुत डिटेल टॉपिक में आएगा और फिर आपको ये जो कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं, ये 5-6 लेवल की होती हैं। हर लेवल पे ख़ास किस्म का कंटेंट क्लियर होता है माइंड में और उसके बारे में उस लेवल की क्वेश्चनिंग राइज होती है, ये हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर अभी तो वो चीज़ रेपिटिशन में आएगी। अभी कुछ क्वेश्चंस के आपको मैं स्फेरिकल आंसर्स दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंशाल्लाह टिल सैटरडे ये चीज़ें आपको डिटेल में क्लियर हो जाएँगी। ओके? बेटा देखिए, इस लेवल पे मैं आपको बताऊँ ना, रिकमेंडेड ये है मीडिया इंग्लिश यूज़ करना। ये हमने प्रोसेस को उनकी ईज़ के लिए ये दिया हुआ है कि आप उर्दू भी बट उर्दू में पेपर दें। लेकिन देखिए हम मैं जो बोल रही हूँ आई थिंक सो कोई ऐसी चीज़ अगर है, कोई वोकैब्युलरी जो है क्लेरिफिकेशन नहीं, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। तो आप देखिए जो हमने बात की इन इफेक्टिव क्वालिटी टीचिंग की के पुरअसर जो है वो कैसे होता है और ये चीज़ें तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है? जब आप इस काबिल हैं कि जब जो है आप बेटा जब आप इसको उसका राइट अप कर पाएँ, तो अदरवाइज़ देखिए आपकी बुक्स भी इंग्लिश में है, हम आपकी स्लाइड्स भी ज़ाहिर बात है उसी तरह बनाई जाएँगी और ये क्या है कि हम डिस्क्रिप्शन कोशिश करते हैं ज़रा मिक्स सा मीडिया रखा जाए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। वोकैब्युलरी में इश्यू होगा ना, आपको वो आप साथ-साथ पूछ सकते हैं। नहीं तो आप मुझे पर्सनल पे कॉन्टैक्ट करके क्लैरिटी ले सकते हैं। आई एम देयर टू क्लैरिफाई योर कंसेप्ट्स। रिसर्च हमारा सेकंड आज का टॉपिक है लेसन प्लानिंग। ओके, व्हाट इज लेसन प्लानिंग? प्लीज शेयर योर व्यूज। जितने आप लोगों में से कुछ टीचर्स हैं नहीं है, लेसन प्लानिंग कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आप कहें मैंडेटरी हो चुका है हमारे एजुकेशनल सेटअप में। जी स्टूडेंट्स, आपको जो है वो एजुकेशनली या फिर कंटेंट के हवाले से क्लैरिफाई करना पहले तो हमने कोशिश करनी है कि हम इन्हीं लेक्चर्स में कर लें, ठीक है? अदरवाइज़ अब जो इश्यूज़ अगर कोई ऐसे हैं जो लगता है आपको कि शायद बाकी क्लास के नहीं है, तो मैं फिर एक आध बच्चे के लिए पूरे 78 बच्चों को एंगेज नहीं रखूँगी कि वो भी वो चीज़ें सुने जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर बेटा वो चीज़ें इश्यूज़ होनी चाहिए, वो ये नहीं होनी चाहिए कि मैम मुझे जो है ना लेसन प्लान चैप्टर पढ़ा दें या बता दें, ठीक है? इट शुड बी इश्यूज़, इट शुड बी द टर्म्स व्हिच आर नॉट क्लैरिफाइबल। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इस लेवल पर आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। जी, मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं की बेटा, मैं साथ ही स्क्रीन शेयर करती हूँ और मीनव्हाइल आप लोग काइंडली क्या करें, अपने लेसन प्लानिंग के बारे में मुझे बताएँ कि व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग? आप क्या समझते हैं? स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक आप लोग समझ रहे हैं कि ये एक रोड मैप होता है, एक माइंड मैप होता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है? अबाउट द प्लानिंग, अबाउट द प्रोसीजर यू आर गोइंग टू कंडक्ट इन योर ड्यूरिंग योर सेशन। वेरी गुड, आप लोग ठीक समझे हैं, आप लोगों का बैकग्राउंड नॉलेज इस बारे में है।
बिल्कुल, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की आइडेंटिफिकेशन होगी, टारगेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचर होंगे। ओके। अब फ्रेंड्स आपने आपका अगर असाइनमेंट क्वेश्चन है, तो आपने देखना है कि आपके असाइनमेंट क्वेश्चन में क्या बात पूछी जा रही है। लेसन प्लानिंग का प्रोसीजर पूछा जा रहा है, स्टेप पूछे जा रहे हैं, या मॉडल लेसन प्लान बनाने को कहा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल माइंड ऑफ स्टडी है। अब इसमें आपने उस क्वेश्चन को समझ कर आंसर देना है, कि ये नहीं कि जी लेसन प्लानिंग है तो ये सेकंड उठा के पूरे का पूरा उसमें लिख दें, नहीं। हेलो जी, बस मैं फ्री हो रही हूँ, बताती हूँ। ओके, टाइप्स एंड, माइक बंद करें। टाइप्स और अप्रोचेस पूछी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें फिर देखेंगे, आप जो आज हम कंटेंट पढ़ेंगे उसमें आप लोगों ने जो है वो चूज करना है कि आपने इसको कैसे जो है ना लेके चलेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बात पे बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ जाता है, तो फिर उस लिहाज से हमको हमें वो जो है ना इसका कंटेंट चूज करना पड़ता है। बिल्कुल, a good definition. A lesson plan is a teacher's guide for setting a lesson. Exactly the same thing, stepwise concept. और आजकल बेटा ये इवन इन द प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स जो है ना, ये चीज मैंडेटरी हो गई है। इससे ये होता है कि आप वो तरीका, आप या वो चीज नहीं है कि टीचर जी उठ के गई, उसी टाइम सोचा आपने क्या, उसी टाइम कोई कंटेंट सेलेक्ट किया, उसी टाइम जहन में सोचा। तो बेशक कोई जो है पर्सन जितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, बेटा जब वो प्लान्ड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो उतने बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा। इट इज ऑब्वियस। आपको देखें, एक चीज है वो प्लान्ड वे में जो है जाती है, और एक चीज जो है वो आप कहें कि अनप्लैंड है, बेशक एक्सपर्टीज है। उन दोनों की जो आप कहें कि इफेक्टिवनेस सेम नहीं होगी। प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज गिव मी सम टाइम टू अपलोड द लेसन। जी सर, तो आज हमारा सेकंड जो है वो है लेसन प्लानिंग का है। हम लोगों ने इसको देखा, आप लोगों को इसके बारे में अच्छी नो हो है। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमें पता चलेगा कि कंसेप्ट ऑफ लेसन प्लानिंग क्या है, हम इसको देखेंगे। फिर नीड यानी इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग को देखेंगे, स्टेजेस इन्वॉल्व इन द लेसन प्लानिंग, अप्रोचेस जो फिर लेसन प्लानिंग में यूज हो रही हैं, जो बेसिक थीम्स, जिस फिलोसफी पे उस लेसन प्लान को बिल्ड किया जाता है, हम वो देखेंगे। उसका जो है कोर्स और यूनिट के हम उसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, वीकली और डेली लेसन प्लान्स क्या होते हैं, और हम इसमें स्टेप्स देखेंगे कि किन स्टेप्स के थ्रू ये लेसन प्लान जो है वो उस पर मेड उसको बनाया जाता है।
Yes, friends, I think it is uploaded now. You can download it and you can also have a view of my screen. अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस, नीड, एडवांटेजेस, ये सारी एक ही चीजें होती हैं। हम लोग ने देखना है कि जो लेसन प्लान है ये एक बड़ा ही रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड वर्क जो होता है उसकी इसके थ्रू ऐसा जो हम लोग वर्क प्रेजेंट करते हैं, इससे कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। जो एक टीचर कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी और जो एक वो कॉन्फिडेंस जो स्पेसिफिकली एक टीचिंग आप कहें कि डोमेन में होना चाहिए, वो यही होता है कि गेट योरसेल्फ वेल प्रिपेयर्ड एंड एक्सपर्ट। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस एक और चीज होती है। टाइम सेव होता है, लर्निंग प्रमोट होती है और जो ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर होते हैं जिनको हमने अचीव करना होता है और रिजल्ट्स जो है वो बेहतर होते हैं। अब नीड जो है, क्यों यह लेसन प्लानिंग की जरूरत महसूस होती है कि ताकि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अचीव किया जाए। फिर हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनको कैसे हमें सॉर्ट आउट करने हैं। जो है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लूज हो रहा है, स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट नहीं है और किसी भी चीज को जो है वो इसको हम लोग जो है वो माइंड में रख के उनके सॉल्यूशंस पे जो है साथ लेके चलते हैं और परफॉर्मेंस पे चेक होता है। जब इतना प्लान किस्म के हम स्ट्रक्चर के साथ चल रहे होते हैं, स्टूडेंट्स के एटीट्यूड और हैबिट्स जो हैं वो ग्रूम हो रही होती हैं, टीचिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही होती हैं, टीचिंग प्रोसेस बहुत इजी बन जाता है, ऑर्डनरी और बड़ा आप कहें कि स्मूथ लाइन हो जाता है, ऑर्गेनाइज रहती हैं टीचर ड्यूरिंग द सेशन। और जो आपके स्टूडेंट्स के जो मोटिवेशन लेवल है, इंटरेस्ट और उनकी अटेंशन को फोकस किया जा सकता है और जो है जो चीजें टीचर एक बेहतर तरीके से इम्पार्ट कर सकती हैं वो लेवल अचीव कर लेती हैं ड्यूरिंग द लेसन प्लानिंग एंड देन कंडक्टिंग द लेसन। ये तो हो गई थी एडवांटेजेस कह सकते हैं, आप कहें कि यूटिलिटी आप कह लें इसकी ये थी। अब है प्रोसेस ऑफ लेसन प्लानिंग क्या होगा कि टीचर जो है वो आइडेंटिफाई कर रही है प्रॉब्लम को, फिर डिजाइन कर रही है वो लर्निंग एक्टिविटी जिनसे जो है स्टूडेंट्स जो है वो ना सिर्फ कंटेंट अचीव करेंगे बल्कि उसको एक्सप्रेस करने के भी काबिल होंगे और टीचर वो फीडबैक जो है देकर उनसे एक्सप्रेशन ले सकेंगी। एक सक्सेसफुल ये प्लान होता है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। आप आगे डिफरेंट हम अप्रोचेस पढ़ेंगे, उन अप्रोचेस में हम देखेंगे कि 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स लर्निंग, कि आपने स्टूडेंट्स की जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। स्ट्रेटजीज फॉर द स्टूडेंट चेक, ये क्या चीज कहलाती है? ये कहलाती है फीडबैक। ठीक है, फीडबैक मौजूद होनी चाहिए और जो है वो अंडरस्टैंडिंग आया कि जो कंटेंट डिलीवरी है वो किस लेवल की है, वो चीज भी देख के चलनी है। फिर हमारे पास प्रोसेस ऑफ लेसन प्लानिंग है कि व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट्स टू लर्न। स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्जेक्टिव क्या रखे हैं कि उनको मैंने क्या चीज ग्रेस्प करानी है। फिर जो है स्टूडेंट्स किन एक्टिविटीज के थ्रू ये चीज लर्न कर पाएंगे और मैं उनकी फीडबैक कैसे लूंगी। तो ये चीजें जो है आपके उसका एलिमेंट 3 की एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये पिक्टोरियल डायग्राम्स यही बता रही हैं इसके बारे में। अब प्री प्लानिंग स्टेज है, प्री प्लानिंग स्टेज में आप देखें ये क्वेश्चंस के फॉर्म में है, लेकिन जब आप बना रहे होंगे क्या लेसन प्लान, तो आपने इसके आंसर्स आपके लेसन प्लान में मौजूद होने चाहिए। कैसे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप ये कहें द ऑब्जेक्टिव्स फॉर दिस क्लास आर दिस what is material important, the important material that will be used in the session is that द कंटेंट दैट विल बी कवर्ड, आपने बता देना है कि जो है हम लोग कोई टॉपिक है उसकी सब टाइप्स हैं, उसकी यूटिलिटी है, उसकी जो जो आप जिन सिनेरियो में उसको कवर करेंगे आपने वो बता देने हैं। इन क्वेश्चन पे वर्क करके आपने इनके आंसर जो है अपनी प्री प्लानिंग स्टेज में डाले हैं। और स्टूडेंट्स आप सबने आज आप लोगों का एक टास्क है कि आप लोगों ने एक मॉडल लेसन प्लान बनाना है। ठीक है, मॉडल लेसन प्लान क्या होता है कि आपने जो है ये सारे एस्पेक्ट जो हम पढ़ेंगे उनको माइंड में रख कर आपने क्या करना है, एक जिस तरह एक लेसन प्लान बनता है समझे वो आपने बना देना है जो कि आगे यूजफुल होगा। जी, उसके बाद हमारे पास है डिजाइनिंग अ लेसन प्लान। प्री प्लानिंग स्टेज में इंट्रोडक्शन हम दे देंगे,
उसके बाद हम डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन में क्या होगा किसी भी टॉपिक के बारे में, फिर उसको बनाया कैसे जा रहा है, डेवलपमेंट प्रोसीजर होगा, कंक्लूजन उसमें होगा, आस्क क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे, मेन पॉइंट्स को समराइज किया जा रहा होगा, और नेक्स्ट लेसन क्या होगा, 1 मिनट रिव्यू होगा, समरी होगी, ये तमाम चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अब पोस्ट प्लानिंग स्टेज में क्या होना चाहिए कि आपने ये देखना है कि कौन-सी आपने क जो स्पेसिफिक नीड्स जो हैं उनको जो है टैकल किया है कि उन स्टूडेंट्स को किन एस्पेक्ट्स पे पढ़ाना है, और ये देखना है कि आपकी लेसन प्लानिंग कितनी इफेक्टिव है, कितना उसका जो है वो प्रोडक्टिव आपने एलिमेंट अचीव किया है। मुश्किल और जो असेसमेंट है वो डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, बड़ी ईज़ी होनी चाहिए, और आपके ऐसी नहीं हो कि उसकी ग्रेडिंग करते-करते ही टाइम लग जाए, बड़ी सिंपल और इन्फॉर्मल होनी चाहिए। कि अगर कोई प्रॉब्लम डिस्कस किया जा रहा है तो उससे उसमें स्टूडेंट्स के व्यूज़ पूछे जाएँ, उसकी एप्लीकेशन स्टूडेंट से पूछ ली जाए, और जो है उसके बारे में कोई क्विज़ ले लिया जाए, कोई एमसीक्यूज़ पूछी जाए। ऐसी असेसमेंट हो कि उसका एक आपको भी क्लैरिटी हो जाए कि स्टूडेंट समझ पा रहे हैं या नहीं, और स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि दे आर गेटिंग थ्रू दिस कंटेंट। 1 मिनट राइटिंग भी हो सकती है, और ओरल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। उसकी अब है अप्रोचेस टू द लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग की जो अप्रोचेस हैं वो क्या हैं, 3 टू 5 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, लेसन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है? कंटेंट जो बताना है आपको, कवर करना है, वो चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ बताएँ कि लेक्चर मेथड है, ग्रुप वर्क है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, एक्टिविटी लर्निंग है, प्रोजेक्ट है, वो जो भी चीज़ें हैं, आप मटेरियल कौन-सा इसमें यूज़ कर रहे हैं, आप वो बताएँ। फिर टाइमिंग आपने कितनी रखी है, वो आप इसको डिफाइन करें। क्लास वर्क आप दें, असेसमेंट उसमें जो है बताएँ कि आप असेसमेंट किन प्रोसीजर के थ्रू करेंगे, और ये चीज़ें इनमें ज़रूर होनी चाहिए। अब कुछ मॉडल्स हैं हमारे पास, गैसनीज़ फ्रेमवर्क है इंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का। ये बेसिकली जो क्या है अप्रोचेज़ है। फिर 107 स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग है, और हमारे पास 3 टू 5 ईज़ है, 3 ईज़ भी होता है, 4 ईज़ भी है, और 5 ईज़ भी है। ठीक है? लेसन प्लानिंग मॉडल हम लोग देखेंगे। फिर गैसनीज़ फ्रेमवर्क में हम देखते हैं कि अटेंशन गेनिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि स्टूडेंट्स की जो हमने मोटिवेशन की बात की थी, वो ज़रूर मौजूद हो। फिर हमारे पास है इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। हमें ऑब्जेक्टिव्स देने हैं स्टूडेंट्स को, वो हमारे पास बड़े क्लियर होने चाहिए कि आपने ये पढ़ना है। जैसे हम देखें जो कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दिए जाते हैं कि आप ये चीज़ जो है इनकी क्लैरिटी आपको हो सकेगी। तो फिर आपको पता चल रहा होता है कि हमने ये चीज़ें जो है इनके बारे में कंसेप्ट क्लियर रखना है। फिर हमने प्रायर लर्निंग को भी देखा होता है। अभी जैसे हमने ये लेसन शुरू किया तो मैंने देखा कि आपको लेसन प्लानिंग का कितना आइडिया है, आपको सबको इसके बारे में डेफिनेशन पता थी, इसका प्रोसीजर पता था। अब हम इसको न्यू स्किल्स इसके अंदर न्यू कंटेंट देखें, इसमें हमने अप्रोचेस फॉर्मल किस्म की कंटेंट डाल दिया क्योंकि बेसिक बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट आपके पास था, हमने उसको बहुत ज़्यादा जो है वो एक सम का टाइम नहीं दिया और हम आगे मूव कर गए। फिर उस कंटेंट की प्रेजेंटेशन कैसी है, किस प्रोसीजर के थ्रू वो कंटेंट हम जो है वो आगे डिलीवर कर रहे होंगे, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। लर्निंग गाइडेंस होनी चाहिए कि हम कौन से एवी8 यूज़ कर रहे हैं, कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, और फिर उनकी प्रैक्टिस जो प्रैक्टिकल मैनिपुलेशन है, स्टूडेंट उसको कैसे प्रैक्टिस करके जो है खुद को एक्सपर्ट, खुद को जो है ना क्या करें उसके साथ इज़ैप्ट करें। ये थी हमारे पास कैजनीज़ की अप्रोच जिसके ऊपर लेसन प्लान बनाया जाता है। फिर हंटर्स के 7 स्टेप्स लेसन प्लान के क्या है? वो कहता है कि स्टूडेंट्स को रेडी किया जाए। देखें वही मोटिवेशनल फेज़ आ गई, फिर रिव्यू यानी बैकग्राउंड नॉलेज चेक किया जा रहा है, वही चीज़ आ गई। प्रोटेक्टिव सेट्स हैं कि उनकी अटेंशन को मेंटेन किया जाए, और जो नॉलेज सेट्स वो होते हैं कि उनको जो कंटेंट के बारे में जिस तरह उनको कंटेंट प्रेज़ेंट करना है, वो सेट भी टीचर को प्रिपेयर उसको करना चाहिए। फिर है ऑब्जेक्टिव्स आपने बता दिए कि उसके कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंस्ट्रक्शंस किस तरह आपने देनी है, इनपुट मॉडलिंग कैसी होगी, किन स्ट्रैटेजीज़ को, किन जो है वो एग्ज़ाम्पल्स, किन प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए टीचर वो कंटेंट डिलीवर कर रही होंगी। और फिर असेसमेंट की चेकिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग क्या है, असेसमेंट है कि असेसमेंट कैसी हो रही है। वो जो है कोई 1 मिनट जो है वो राइट अप भी हो सकता है, कोई ओरल प्रेज़ेंटेशन भी हो सकती है, कोई जो है क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है कि किस तरह आपने ये चेक करना है कि स्टूडेंट्स आपके साथ अलाइन होके आगे जा रहे हैं। फिर प्रैक्टिस है, गाइडेड प्रैक्टिस है। पहले आपने जो है फीडबैक दे देनी है कि स्टूडेंट्स ने जो है कि जो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, और उसको फिर आगे गाइडेंस दी जाए। अगर कोई आपको एरिया वीक लगता है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कंसेप्ट दे रहे हैं, अगर तो उसकी कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बनता हो, स्टूडेंट उसको बाय हैंड, बाय सेंसेस उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं,
तो वो करें। और उसके अलावा आप जब एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, कोई जो है वो क्विज़ जो है वो लेते हैं, कोई प्रेज़ेंटेशन लेते हैं, तो क्या वो चीज़ चेक हो रही होती है, आइदर दे लर्न द कंटेंट एंड दे यू अचीव्ड योर ऑब्जेक्टिव और नॉट। ये था हमारे पास कौन-सा हंटर्स का 7th स्टेप था। उसके बाद 3 ईज़, ठीक है? ये 5 ईज़ है, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे 3 ईज़ है। एंगेज योर स्टूडेंट्स, ठीक है? अब वो मटेरियल भी है, वो इंटरेस्ट लेवल भी है, आपने कनेक्शन जो है वो अपने कंटेंट और टूल्स के दरमियान एक रेलेवेंट आपने एक लिंक बना के प्रेज़ेंट करना है कि जो आप कंटेंट दे रहे हैं, वैसे ही टूल्स यूज़ करें। अगर आप एक जो है किसी ज्योग्राफी का बता रहे हैं, तो आप जो मैप चार्ट्स यूज़ करें वो अकॉर्डिंग टू द, अगर आप पाकिस्तान के एरियाज़ बता रहे हैं तो वो फिर वर्ल्ड का नहीं होना चाहिए, या फिर वो यूरोप का नहीं होना चाहिए, वो पाकिस्तान का ही होना चाहिए। रेलेवेंसी होनी चाहिए आपके मटेरियल में और आपके कंटेंट में। एक्सप्लोर, आपने देखना है कि आपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है। कि आपके स्टूडेंट उस टूल्स को, उस जो है वो गैजेट्स को यूज़ करके इटसेल्फ जो है वो नॉलेज, वो कांसेप्ट क्लियर कर सके। बहुत से साइंटिफिक कांसेप्ट ऐसे आएँगे जिसमें आपने मटेरियल लिया हुआ होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि आप जो इन हैंड मैनिपुलेशन करा सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन आपने ऐसी करनी है कि स्टूडेंट्स ना सिर्फ वो बेसिक कांसेप्ट लें, बल्कि उसके बारे में कॉग्निटिविकली अपना आउटपुट दें, उसके बारे में सोचें, उसको इवैल्यूएट करें, उसके बारे में अपने कांसेप्ट्स बिल्ड करें और उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन, फर्दर एप्लीकेशंस दें। मतलब जो आपने कंटेंट दिया है वो जाकर उनके कॉग्निटिव डोमेन को हिलाए-जुलाए और वो आपको उस लेवल का फीडबैक दें। और टीचर ने जो टूल्स देने हैं, वो बुक्स भी हो सकती हैं, वो कोई हैंड्स आउट हो सकते हैं, और वो भी बड़ा जो है प्रॉपर दें, वोकैब्युलरी बड़ा क्लियर करें कि वोकैब्युलरी क्लियर होने के साथ ही इंसान आगे चल सकता है और उस कांसेप्ट को क्लियर कर सकता है। अगर आप एज़ अ होल हम देखें, जो प्लानिंग फेज़ में एक टॉपिक डिसाइड करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, वो डिफाइन कर लेंगे, उसकी असेसमेंट कैसे की जा रही है, हम वो बताएँगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस और जो आप कहें कि मटेरियल है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, वो बता देंगे। एवैल्यूएशन मैकेनिज़्म बताएँगे कि आप उसको कैसे एवैल्यूएट कर रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन मार्किंग कोर्स पे आपने जो इन्फॉर्मेशन थी, उसका एक रिव्यू और समरी दे दी कि कैसे जो है वो आपने किस स्टूडेंट्स से आपने किन स्टेप्स पे उनको टीच किया है। अब लर्निंग आउटकम्स, ये जो आपको हमने बताई हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, ठीक है? वो हम देखेंगे कि अब एक कॉम्पिटेंस, ये देखें, ये जो एक टेबल बना है, आपने इसको ऐसे देखना है कि ये स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंस लेवल की जो चीज़ स्टूडेंट्स के अंदर आनी चाहिए। अब उसके लिए इस कंसेप्ट कॉम्पिटेंस, यानी एक इस इन एक्सपर्टीज को लेके कौन सी स्किल्स, नेक्स्ट कॉलम है स्किल डेमोन्स्ट्रेशन, कि जब ये एक्सपर्टी आएगी तो कौन सी स्किल स्टूडेंट्स में डेवलप हो जाएंगी, और जब ये स्किल डेवलप हो जाएगी तो कौन से क्वेश्चन उनके अंदर अराइज होंगे। ठीक है, वो लेक्चर होगा, ठीक है? ये 3 चीज़ें इस तरह आप ना, ये एक रो जो है ना, रिमेंबरिंग या नॉलेज फेज़ जो है, वो ये बता रहा है कि आप कि इस टाइम स्किल्स कौन-सी जो है वो स्टूडेंट्स के में आनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना आना चाहिए। हम उनको कोई डेट्स का, कोई इवेंट्स को नॉलेज दे सकते हैं इस फेज़ में। अगर ये कॉम्पिटेंस लेवल हमने अचीव करना है, तो इसमें कौन-कौन सा मैटर हो सकता है, डेट्स का, इवेंट्स का, मेजर आइडियाज़ का डेफिनेशन क्लियर की जा रही होती है, एक्सप्लेनेशन दी जा रही होती है, तो हम कहते हैं कैन द स्टूडेंट्स रिकॉल इन्फॉर्मेशन, जो आपने एक बेसिक सा कंसेप्ट दिया है, स्टूडेंट्स का वो जो रिमेम्बरिंग नॉलेज कॉम्पिटेंस है वो कितनी है। अब इस दौरान आप कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, या स्टूडेंट्स कैसे, उनके जहन में कैसे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। लिस्ट द टाइप्स ऑफ दिस कंटेंट, डिफाइन द दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टेल द मेन जो है रेमेडीज ऑफ टू प्रिवेंट पोल्यूशन, डिस्क्राइब दिस, आइडेंटिफाई दिस कंसेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आप करके जो है ना, पूछ के अपने लेसन प्लान में इंकलकेट करके आप ये वाली फेज है वो क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की भी अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है कि आपके स्टूडेंट्स आया फिर उसको एक्सप्लेन करने के काबिल हुए या नहीं, उन्होंने उन इंफॉर्मेशन को समझा है, उसका मीनिंग उनको समझ आया या नहीं, वो किस इस कंसेप्ट को आपको दोबारा से पैराफ्रेज कॉम्प्रिहेंड करके दे सकते हैं, और उसके में अगर कोई टाइप्स है तो कंपैरिजन कंट्रास्ट करने के काबिल है या नहीं। ये वाली फेज जो है
स्टूडेंट्स में ये स्किल जो है इम्पार्ट कर देती है। और ये आप कैसे चेक कर सकेंगे? समराइज दिस कंटेंट, डिस्क्राइब the different types of this concept, interpret the two main types of this जो है वो phenomena, contrast this type and that type, predict the applicability of this content। इस टाइप के क्वेश्चन आप करके ये देख सकते हैं आया कि स्टूडेंट से अंडरस्टैंडिंग लेवल अचीव किया है या नहीं। फिर एप्लीकेशन लेवल होगा कि आया कि वो इस कंटेंट से कोई चीज बना सकते हैं, कोई बनाने का मतलब है सॉरी कि कोई नए सिनेरियो में इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो उनको आ रही है या नहीं आ रही, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो इस कंटेंट को यूज करते हुए कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेट, कैलकुलेट, कंपेयर इट, कंप्लीट इट, एलिस्ट्रेट, ड्रॉ इट, इस टाइप के क्वेश्चंस करके आप देख सकते हैं कि उस कंटेंट का एप्लीकेशन लेवल स्टूडेंट्स ने अचीव किया है या नहीं। फिर एनालिसिस लेवल है, थोड़ा सा इससे है मजीद हायर लेवल की कॉग्निटिव स्किल है। जो बच्चा कॉग्निटिव स्किल्स का क्वेश्चन कर रहा था, बेटा ये बड़ा डिटेल आंसर है आपके लिए कि स्टूडेंट डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस कंसेप्ट को, उसके लिए उनको ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए, उसके पार्ट्स की रिकग्निशन होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और आपके लिए जो है ये स्पेसिफिक टाइप के एनालिसिस, एनालाइज देम, क्लासिफाई देम, डिवाइड दिस कंटेंट, कंपेयर द टाइप्स ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर एवेल्युएशन कंपोनेंट जो है, जब आपने कॉम्पिटेंस लेवल ये इसका देना है तो आप स्टूडेंट्स को जो है ना कंपेयर और कंट्रास्टिंग और डिस्क्रिमिनेशन आइडियाज के दरमियान दरमियान आनी चाहिए। उनकी वैल्यूज थेरीज की जो है वो प्रेजेंट करने के वो काबिल होने चाहिए, उनमें से उनको बेस्ट चूजेस पार्ट आना चाहिए, एविडेंस बेस्ड जो है लॉजिक आनी चाहिए। फिर आप इसको कैसे जो है वो एवेलुएट कर सकते हैं कि रैंक दिस कंसेप्ट, रिकमेंड द फर्दर implementation of this phenomena, select the best solution in between them, इस टाइप के क्वेश्चंस करके। और जो द हायर लेवल होता है वो होता है सिंथेसिस या क्रिएटिव का, क्रिएटिवनेस का कॉग्निटिव डोमेन में जो आप अपना नॉलेज दे रहे होते हैं, उसमें ओल्ड आइडियाज को हम जो है उसमें न्यू वन जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, फिर उनको जनरलाइज करते हैं, कोई न्यू चीज इनोवेटिव जो है वो क्रिएट करते हैं। और ये हम इस स्किल को ग्रेस्प कर पाते हैं। ये 5-6 कॉग्निटिव लेवल थे जो कि हमारा कंटेंट इस लेवल का होना चाहिए। और हर कंटेंट वो 6 के 6 ये कंपोनेंट्स पे जो है वो नहीं होता। तो अगर पास कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ रिमेम्बरिंग तक रहेगा। कैसे, कुछ जो है जियोग्राफी है उसमें आपको बहुत ही सिंथेसिस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। अब ये आपने बेटा सिलेक्ट करना है कि आप अपने कंटेंट में कौन सी कॉम्पिटेंस लेवल अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, और उसमें जो है कौन सा जो है वो आप किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। जी फ्रेंड्स, आज के लिए आई थिंक तो इतना बहुत है। ये आप इसको पढ़िएगा, कल हम लोग स्टार्ट में जो है ना इसको थोड़ा सा मजीद टाइम देंगे लेसन प्लानिंग को। लेसन प्लान, वैसे तो इसमें लेसन प्लान फॉर्मेट रह गया है, स्टेप्स रह गए हैं। ये एक वही आप कहेंगे सीक्वेंस है, बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में है। बस ये, बल्कि अगर हम इसको आप 5 मिनट दें तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ताकि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो रहे, वरना हमें कल से दोबारा इसको बेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, स्टेप्स हमारे पास लेसन प्लानिंग के है, आउटलाइन आनी चाहिए, आउटलाइन पूरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की हमारे पास होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। देखिए वही चीजें रिपीट हो रही है, लेकिन जो है आप इसको बार बार हेडिंग्स की फॉर्म में कर रहे हैं। आप कोई भी फॉर्मेट ले लें, कोई भी अप्रोच ले लें, उसमें वो 3 जो मेन पॉइंट्स है वो जरूर कवर होंगे। बाकी खास जो है वो एक लेआउट होती है जिस पर आप चल रहे होते हैं। आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को जरूर चेक करें, कंक्लूजन ड्रा करें और टाइमलाइन होना चाहिए। फिर एक देखिए लेसन फॉर्मेट आपको ये दिया हुआ है कि आपने टाइटल सिलेक्ट किया, टाइटल लिखा, टाइम रिक्वायर्ड लिखा 40 मिनट, 30 मिनट, मटेरियल व्हाइट बोर्ड, तो फिर आपने मल्टीमीडिया, फिर आपके पास प्रैक्टिस है, जो भी कंसर्न जो उस कंटेंट से रिलेटेड मटेरियल है वो देंगे, फ्लैश कार्ड्स हैं, नंबर्स जो है वो आप कहेंगे, कलर्ड पेंसिल्स हैं। सो व्हाट्स ऑन यू वांट टू यूज, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो आप डिफाइन करेंगे। इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट, आपने इस चीज को कन्वे कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करवा रहे हैं, फिर इसकी समरी कैसे कंडक्ट करेंगे, एवेल्युएशन कैसे लेंगे, और जिसका एनालिसिस, इसमें से क्या चीज जो है ना आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे आपके स्टूडेंट्स, और जो इसका फर्दर आप जो है नेक्स्ट इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, क्या आप होम टास्क देंगे स्टूडेंट को, क्या प्रोजेक्ट देंगे, क्या असाइनमेंट देंगे। तो ये चीजें आप ये आपके फॉर्मेट में होनी चाहिए।
फिर आपका है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी है कि आपने स्ट्रेटजीज में जो है वो लिखनी है। देखें डेली और वीकली लेसन प्लान में क्या फ़र्क होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यही चीज़ें होंगी, लेकिन डेली में जो है कंटेंट थोड़ा-सा कम होगा और जब आप वीकली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें कंटेंट थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। बाकी तमाम सिनेरियो वही जा रहा होगा। फिर आपने मेन स्टेप्स देखने हैं और ये आपका जो है आज का लेसन प्लान है। बहुत ईज़ी कांसेप्ट्स है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो। सो यू कैन डू इट। और फिर इससे रिलेटेड मेरे पास एक तो और भी जो है पीपीटीज हैं, ठीक है, वो मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ, वो मजीद प्रिसाइज हैं और रेलिवेंटली कंटेंट होता है तमाम में, लेकिन आपके पास थोड़ा सा क्या हो जाता है, आइडियाज हो जाते हैं। मैं जो है वो आप लोगों को देती हूँ इसमें। जी फ्रेंड्स, ये भी एक आपके कंटेंट है इसका, ये आप लोगों को मल्टीपल कंटेंट इसमें से दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो। ये एक और इसी तरह फुल पीपीटी है, ठीक है? आप देखेंगे कि मेन कंटेंट वही है और बस थोड़ा-सा उसमें आपने अलाइनमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, स्पेसिफाइड होती है। और स्टूडेंट्स मेरे पास एक मॉडल लेसन प्लान है, मैं वो भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग जो है अगर उससे और ये एक लेसन प्लान आप लोगों ने बनाना है स्टूडेंट्स, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये चीजें एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए और ये बहुत मैंडेटरी एक्टिविटी है। अगर इस पूरे कोर्स को जो है वो करने के बाद आप एक लेसन प्लान भी नहीं बना पाते या उसमें आपको डिफिकल्टी होती है तो बेटा फिर हम ऑब्जेक्टिव्स तो ना अचीव कर पाएंगे इस पूरे कोड के, ठीक है? ये वाला आप जो है डाउनलोड करें। और तीसरा मैं अब आपको एक और चीज भेजने लगी हूँ, आज ही बनाएँ, देखिए अपने साथ आज ये कंटेंट है, इसके साथ रेलेवेंट रहे और आज ही मैं आप लोगों को एक मॉडल लेसन प्लान दे देती हूँ, ताकि आप उसको कर सकें। जस्ट 5 मिनट्स लगी है, ठीक है? प्लान तो मुझे लगे ही पे है, जी, इसी से बना रही हूँ, आई एम कमिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ये आपको एक फॉर्मेट देना चाह रही थी, जो स्टूडेंट्स इसको जो है वो कर पाते हैं तो दैट्स गुड। ठीक है, आप लोगों को जितना मटेरियल होता है उतना आप ज़्यादा वेल इक्विप्ड रहते हैं। बस ये एक लास्ट चीज़ है वो मैं अपलोड करने लगी हूँ। इसके आखिर में बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास भी ये अपलोड नहीं हो रहा। इंशाल्लाह ये फॉर्मेट मैं आप लोगों को जो है वो कल दूँगी। आज आप लोग देखें, आप लोगों ने कैसे बनाई, ये आप लोगों का एक टास्क है, ठीक है? और एक अगर आप लोगों ने कोई ग्रुप बनाया हुआ है उसमें तमाम स्टूडेंट्स हैं, तो काइंडली जो है मुझे भी उसमें वो कर लें ताकि मैं, और ये एक्टिविटी आप लोगों ने उसकी पिक्चर्स लेके जो है ना अपलोड कर देनी है, फिर मैं उसको देख पाऊँगी किसने कैसा लेसन प्लान बनाया और कल इंशाल्लाह मैं आपको एक मॉडल लेसन प्लान भी जो है वो दे पाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गेट प्रिपेयर्ड ऑफ इट और इंशाल्लाह कल से हम जो है वो थर्ड और ऑनवर्ड्स कोशिश करेंगे फोर्थ जो अपना यूनिट है वो कवर कर सकें।
जी, बिल्कुल टाइम एंड हो गया है। यू कैन लीव नाउ एंड आई एम आल्सो लीविंग क्लास। थैंक यू फॉर गिविंग मी 7 मिनट्स एक्स्ट्रा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।